हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किडोज आईएएस एकेडमी में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। जैसा कि हम लोग अभी 12,000 प्रश्नों के संकलन के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा, जियोग्राफी में आप लोगों ने 500 से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। हम लोगों ने कल 615 क्वेश्चन लगभग जो है कर लिया था। इसके पहले 145 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले डिस्कशन में किया था। यानी कुल मिलाकर हम लोग अभी तक 700 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। गुड आफ्टरनून रोहित कुमार जी, मानसी जी, अंजू भारती जी, साधना देवी जी, रोहित कुमार। आप लोग तेजी से जुड़ जाइए, जिससे हम तेजी से क्या कर सकें, ये सेशन को जो है स्टार्ट कर सकें। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है आप लोगों का, और लाइव क्लास आप लोगों की डेली चल रही है। इसकी वजह से कोई भी क्लास आपका जो है कोई भी दिन मिस नहीं हो रहा है। संडे को भी हम लोग क्लास ले रहे हैं, है ना। तो इस क्लास के साथ अपनी कंप्लीट तैयारी आपको मिलेगी। प्रैक्टिस के साथ आप देखेंगे कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे संभावित क्वेश्चन भी शामिल किया जा रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल किया जा रहा है। आप जानते हैं 2 से 4 ज्योग्राफी और 4 से 6 हिस्ट्री चलती है। अभी तक आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जय श्री राम, इंद्रेश कुमार जी, अनीता बौद्ध जी, गुड आफ्टरनून। नेहा पांडे जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू राज, गुड आफ्टरनून। जुड़ जाइए आप लोग तेजी से। सोनाली मिश्रा जी, सरिता वर्मा जी, गुड आफ्टरनून। सिमरन बरनवाल जी, राधे राधे। सबको राधे राधे। एक्चुअली में आज हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे फैक्चुअल डाटाज आपको मिलने वाले हैं, बहुत तेज़ी से हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग लगभग 120 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों का जो है समय जो है कम समय में ज़्यादा जो है कवर किया जा सके। काजल सिंह जी, नमस्ते। हर्षिता कुमारी, स्नेहा वर्मा, सबको गुड आफ्टरनून मेरा। चलिए स्टेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का 616 नंबर क्वेश्चन है। ये संबंधित है आपका बांध वाले क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चन बच गए थे कल समय हो जाने की वजह से, तो आज इसको हम लोग पूरा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप देखेंगे बांध और कौन सी नदी से संबंधित है। यहाँ पे थीम पकड़िएगा आप। आज हम आपसे थोड़ा सा थीम भी डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे टैकल करना है पीवाईक्यूज को, यानी कि क्वेश्चंस को कैसे हम इस पूरे जो है 12,000 प्रश्नों के श्रृंखला का सबसे ज़्यादा बेनिफिट कैसे ले पाए, संपूर्ण लाभ कैसे ले पाए, इसका विशेष ख्याल रखेंगे आप लोग। जैसे इस सीरीज में आप देखेंगे कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसका आंसर बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक पेज लीजिए, उसमें है ना A4 साइज पेज लीजिए। उसमें जितने भी थीम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बांध है, उसके पहले मिट्टियाँ थी, उसके पहले जनजातियाँ थी, है ना, वर्षा का पैटर्न था, कहाँ पे कितनी वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, ये सब थीम्स हैं, टॉपिक्स हैं, टाइटल हैं, आइडियाज़ हैं। ये आपको नोट करने हैं। क्या करने हैं? नोट करने हैं। और आप क्या इसको क्या करेंगे, लास्ट के लिए रखेंगे। आप देखेंगे कि इस टॉपिक को हमें नहीं छोड़ के जाना है, इस टॉपिक को पूरा कवर करके जाना है। ओके, सभी स्टूडेंट इसका विशेष ख्याल रखें कि जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं, इसको अपने पेज में लिख लें टाइटल्स के रूप में, उसका पूरा एक नोट्स बना लें। जैसे कि हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर रहे हैं, उसको थोड़ा और डीप जाएं, उसमें और भी गूगल से सर्च करके जो इन्फॉर्मेशंस नए अपडेट हुए हैं उसको भी आप अपने से अपडेट करें। एक लिस्ट बनाएं, पेज वाइज लिस्ट, और लास्ट में उसको रिवीजन के लिए रखें, ताकि आपके जो है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हो या इसके थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन हो, इससे संबंधित, वो ना रुके। गुड आफ्टरनून दिशा जी, काजल सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो क्वेश्चन को अगर क्या होता है कि इस पूरे सेशन को आप एक बार 2 बार देखिए, है ना। क्वेश्चन जो आपसे भूल जा रहा है उस पर टिक लगा। देखिए, कोई भी पीवाईक्यूज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि हम मान लीजिए कि पूर्वावलोकन सीरीज लेकर चल रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन हमको आते हैं, जो पहले से पता है, जो हमसे नहीं भूलते हैं, वो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, नहीं बार बार देखना है। आप स्टार लगाइए, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। तो जो क्वेश्चन आपको याद है उसको छोड़ दीजिए, जो जो आपसे भूल रहा है उस पर 2 स्टार लगाइए, जो एकदम आपको नहीं पता है उस पर 2-3 स्टार लगाइए।
है ना। तो इस तरीके से रिवाइज कीजिए और उसको काटते जाइए जो आपको पता है पहले से, जो आपसे आपको भूलता नहीं है। ओके, इसका विशेष ख्याल रखें ताकि आपके कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे हम लोगों ने देखा अपने पिछले सेशन में, बिल्कुल सही है आपका। तलैया बांध आप देखेंगे कोनार नदी, बताइए कोनार नदी पे है क्या, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। आप देखेंगे गांधी सागर संबल नदी पे है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर बांध किस पे है, हम लोगों ने देखा था कल, कृष्णा नदी पर। तो तलैया नदी पर, तलैया बांध किस नदी पर, आप ये बताइए तलैया बांध किस नदी पर है, बताइए आप कमेंट में बताइए आप लोग, तलैया बांध किस नदी पे, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। गुड आफ्टरनून प्रतिमा जी, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। आप देखेंगे कि तलैया बांध आपका कहाँ है, बराकर नदी पर है। तलैया और तिलैया दोनों बराकर, बराकर नदी पर, ठीक है। अब ये बराकर नदी है कहाँ, ये आपका है झारखंड में। कहाँ पे है, झारखंड के कोडरमा जिले में, के कोडरमा जिले से ये जो है बांध, ये जो है कोडरमा जिले में जो है ये बांध बनाया गया है। ओके, झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर यह बांध बनाया गया। कौन सा बांध, तिलैया और तलैया बांध। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सबका आंसर सही है। गुड आफ्टरनून सरिता झाड़सा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपको जो है धन्यवाद आपका सरिता जी, ऐसे ही आप लाइव पे बने रहिए, ठीक है। सोनाली मिश्रा जी बिल्कुल सही बता रही हैं आप। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है, नांगल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर बांध क्या है, नर्मदा नदी। अभी हम लोगों ने देखा किस पे है, नर्मदा नदी। नांगल बांध, भागड़ा नांगल बांध किस पे है, सतलज और ब्यास नदी के संगम पे है, हम लोगों ने देखा था। इधर देखिए नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पे है क्या, बताइए। हीराकुंड तो महानदी पे है, सबको पता है। ये आप देखेंगे किस पे है, कृष्णा नदी पर। किस पे है, कृष्णा नदी पर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून अनुपम विश्वकर्मा जी, के मिंडो जी झारखंड क्या बता रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय ये कहाँ स्थित है, बताइए। इसका आंसर कमेंट में तेजी से बताइए आप लोग। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है, बताइए इसका आंसर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, आप देखेंगे इसी नाम से, आप देखेंगे यूपी में एक यूनिवर्सिटी है ना, इसका नाम भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, यूपी में। बताइए। कृष्णा चंद्रा जी बिल्कुल, आप देखेंगे मानस सर की क्लास शाम को डेली चलती है 8 से 11, उसमें आप देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर और घटना सार के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो मानस सर वहाँ पे कवर करा रहे हैं। तो आप लोग अगर करंट अफेयर्स की सबसे शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मानस सर से शाम को 8 से 11 जरूर जुड़े। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि क्या है, रिहंद बांध पर इस पंत सागर जलाशय का जो है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय का निर्माण हुआ है रिहंद नदी पर। कौन से जिले में है ये, आप देखेंगे कहाँ पे, पिपरी, पिपरी सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पे है। सोनभद्र यूपी का जिला है। आप देखेंगे सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। ये आप लोग कमेंट बताएंगे कौन से वो 4 राज्य हैं जो सोनभद्र से जिला साझा करता है। यूपी स्पेशल क्वेश्चन में ये आ जाता है आपके, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और कौन सा बताइए, सोनभद्र। बिल्कुल दीपिका जी सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नदियां और बांध, फिर से हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे। बेतवा आपको पता है, बेतवा नदी पे क्या बना है, माता टीला बांध। महानदी पर, महानदी आप लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, हीराकुंड बांध जो है। चंबल, गांधी सागर, ताप्ती पे, काकरापारा कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। हाँ प्रतीक्षा द्विवेदी जी, कोई बात नहीं, अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ, 2-3 क्वेश्चन ही हम लोग अभी कराए हैं। बिल्कुल सोनभद्र, संध्या जी बता रही हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ। गंडक परियोजना, अब बताइए गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, बताइए। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। गंडक परियोजना
आंसर दीजिए तेजी से। आप देखेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन ए जिसका सही है। आप देखेंगे 1959 में नेपाल और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था, नेपाल और भारत के बीच में समझौता हुआ था, किसके लिए? जल विद्युत के लिए। कौन सी नदी पर? गंडक नदी पर। इसमें जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ ही साथ नेपाल, इन तीनों क्षेत्र के लिए क्या, जल विद्युत की व्यवस्था करने के लिए, सिंचाई व्यवस्था करने के लिए ये गंडक परियोजना लाई गई थी। कब लागू की गई थी? 1967-68 में आप देखेंगे इसको, इसका निर्माण कार्य हुआ था 1967-68 में। ओके, ये फैक्ट्स आप याद कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स इस फैक्ट्स को याद कर लेंगे कि और इसमें कौन सा पार्टिसिपेटरी है। अब देखेंगे नेपाल भी है इसमें, नेपाल को भी इसका लाभ मिलता है गंडक परियोजना का। ओके, गंडक सिंचाई परियोजना एक्चुअली ये है। अब देखेंगे नदी घाटी परियोजना, और यहाँ पे नदी की बात होगी, फिर वही क्वेश्चन आया है। तेलियाबाद हम लोग देखेंगे किस पे है? बराकर नदी पर। पंचायत हिल दामोदर नदी पर, माफ कीजिएगा। प्रणाम जस्सी जी, प्रणाम, स्वागत है आपका। काफ़ी लेट जुड़ रहे हैं आप, थोड़ा लेट हैं आज। अमृता दुबे जी, सही है, सबका सही है, आंसर सही बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है? बताइए इसका आंसर। कौन सी नदी पर है? माता टीला। माता टीला किस पे है? बेतवा में। राणा प्रताप, चंबल नदी कहाँ पे? राजस्थान में। अब ये देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का 3। ए का 3 किस में है? किसी भी ऑप्शन में, एक अलावा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ एक से ही आप कर लेंगे। अगर तिलैयाबाद आपको पता है, सीधे ऑप्शन एलिमिनेट करके ऑप्शन ए कर लेंगे। ए का 3, ए का 3, बी का 1, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जस्सी जी बिल्कुल, कहाँ काम करते हैं जस्सी जी आप? गुड आफ्टरनून साधना यादव, मानसी। चलिए सब लोग हम लोग आज तेजी से कवर करेंगे, काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन आज कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट, बताइए बबली प्रोजेक्ट किस राज्य में से संबंधित है? बताइए बताइए। आप देखेंगे ये बबली प्रोजेक्ट कहाँ से है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से है, ठीक है, महाराष्ट्र का विवादित प्रोजेक्ट रहा है। ओके, याद कर लीजिए इस फैक्ट को। बिल्कुल ए, बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है। आप लोग एक काम कीजिए, तेजी से शेयर कर दीजिए सेशन को, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी नहीं जुड़े हैं, शेयर कर दीजिए, ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। हेलो वीके श्रीवास्तव जी, जुड़ जाइए सब लोग। अच्छा अच्छा, बिल्कुल जस्सी जी घर पर ही काम करते हैं आप, बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ पे देखेंगे बांध और नदी, बांध और नदी। दुलहस्ती, दुलहस्ती आप देखेंगे कौन सी नदी पर? चिनाब पर, गांधी सागर, चंबल पर, उकाई, तापी नदी पर, और तवा, तवा पे। आप देखेंगे अगर डी वाला आपको पता है तवा, तवा नदी पर ही होगा, तो डी का 4 किस में है? सभी में है, इसलिए बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन का चांस नहीं है। उकाई याद कर लीजिए, उकाई क्या है? तापी नदी पर है। तो ये सी का 3, सी का 3 किस में है? सिर्फ एक ऑप्शन में। तो कुछ की मतलब ऐसे कुछ ऐसे इसमें फैक्ट्स होते हैं जो अगर आपको याद हो तो सीधे आंसर बन जाते हैं। उकाई अगर आपको याद हो तापी में है, तो सीधे सीधे आप एलिमिनेट करके किस पे आ जाएंगे? डी पर आ जाएंगे, सीधे डी पर आ जाएंगे। मलमपुज्जाबाद, बताइए मलमपुज्जाबाद कहाँ पे है? यहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन देखकर ही आप लगा देंगे, इस पर है मलमपुज्जा, कहाँ पे? केरल में, केरल के पलक्कड़ जिले में देखेंगे आप। इसमें त्रिशूर और पलक्कड़ जिला से सिंचाई प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? मलमपुज्जाबाद से। बिल्कुल सही बता रहे हैं जस्सी जी, प्रतिमा सिंह जी, सबका आंसर सही है। राम राम अमित कुमार वर्मा जी, राम राम। डी 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 डी। इसमें बताइए 624 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग आइए। 624 में सी मानसी जी का सबसे पहला आंसर है। फिरदौस जी, गुले फिरदौस जी, काफ़ी लेट बाद आप जुड़े हैं, अच्छा आंसर दे रहे हैं आप। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना, बताइए कहाँ पे है? सिंगरौली जल विद्युत, सिंगरौली। यूपी वाले तो इसे नहीं गलत करेंगे, जितने भी यूपी वाले स्टूडेंट्स हैं जो यूपी की तैयारी कर रहे हैं सबको पता है सिंगरौली कहाँ है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कहाँ? सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिलों से संबंधित है। ओके, उस पर देखेंगे
जल विद्युत परियोजना इस पे अवस्थित है, लघु जल विद्युत परियोजना है। चेरुपाथी बांध, चेरुपाथी बांध किस नदी पर स्थित है? चेरुपाथी बताइए। पेरियार, पंपार, भवानी या काबिनी? चेरुपाथी, ये बताइए चेरुपाथी। अ, बिल्कुल सुप्रिया जी, सोनभद्र शुंगलोली जस्से जी, बिल्कुल 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 सही है। नमस्कार एम के कोचिंग सेंटर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप लोग जो है सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए तेजी से और सब लोग जुड़ जाएं। आप देखेंगे केरल के पेरियार नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? चेरू थानी बांध है, चेरू थानी बांध। ठीक है, चेरू थानी बांध जो है केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया है। ओके, 626 नंबर क्वेश्चन, 626 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है मुख्य सिंचाई परियोजना और सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिलों की बात होगी यहाँ पे। तो आप देखेंगे सिद्धमुख, सिद्धमुख, इसका आंसर बताइए आप लोग। टॉप 3 आंसर हम लोग लेंगे। नाम ही नहीं सुने हैं ज्योति चौहान जी, कोई बात नहीं, आप लोग इसको पढ़ लेंगे एक बार, अच्छे से याद हो जाएगा। 627 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। 627 नंबर का, 627 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 627 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सभी स्टूडेंट्स नमस्ते। जैक स्पैरो, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जो उनके आदर्श हैं, जो जिनको वो जो है आस्पायर करते हैं, उनका ही नाम रख लिए हैं अपना। तो जैक स्पैरो एक मूवी है, कैप्टन जैक स्पैरो, काफ़ी प्रेरणादायी है, संघर्षों से भरी कहानी है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो जरूर इसको देखें। काफ़ी इसका एक सीरीज है, कई सारे मूवीज़ का एक सीरीज है ना, काफ़ी शानदार मूवी है, इसको जरूर देखें। जूही जाफरी जी, आप लेट हो जाती हैं लगभग हर बार, कोई बात नहीं, हो सकता है कि कोई काम हो आपको, अभी से जुड़ जाइए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हुए हैं। गुड आफ्टरनून, कोई बात नहीं। सिद्ध मुख परियोजना आप देखेंगे हनुमानगढ़ और चूरू, चूरू वाले क्षेत्र में जो है उससे लाभान्वित होता है। नर्मदा नदी से कौन? जालौर और बाड़मेर वाला एरिया कौन सा? राजस्थान का। आप देखेंगे जवाई परियोजना से जालौर, पाली और जोधपुर वाला रीजन जो है लाभान्वित होता है। जाखम परियोजना से आप देखेंगे राजस्थान का उदयपुर और प्रतापगढ़। तो ये राजस्थान स्पेशल क्वेश्चन है, राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यूपी में पूछने का संभावना कम रहेगा, आप देखेंगे, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिए। सीवी कुमारी जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। 2 से 4 आप डेली आकर इससे जुड़िए, आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। गुड आफ्टरनून शिवांगी मिश्रा जी। अगला क्वेश्चन है कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में कौन सी नदी पर हुआ है? बताइए, कोल बांध परियोजना, कोल बांध परियोजना बताइए। 628 नंबर क्वेश्चन, कोल बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? कृष्णा पे है, सतलज पे है, या गोदावरी और या तो नर्मदा पे? बताइए 628 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 628। समृद्धि, स्वागत है आपका भी। अ, बिल्कुल, अभी आप लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं, तेजी से आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। गुड आफ्टरनून सारिका जी, गुड आफ्टरनून अर्पणा, सुमित अवस्थी जी, इसका आंसर दीजिए। किसी का आंसर अभी तक नहीं है। 628 नंबर का आंसर दीजिए, 628 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 628 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप देखेंगे सतलज नदी या कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा? बताइए, इसका आंसर दीजिए तेजी से। 628 नंबर क्वेश्चन। दीपिका दीजिए, दीपिका बिल्कुल सही आंसर दे रही हैं आप लोग। सोनाली मिश्रा जी, सबका आंसर सही है। शिवांगी मिश्रा जी, डेली आप 2 से 4 जुड़िए, काफ़ी बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन के लिए। 2 से 6। अगला क्वेश्चन है आपका अलियार, इंसापुर, ईसापुर या कंसबाती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? आप देखेंगे आईएएस 2021 या 22 का क्वेश्चन है, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसका आंसर कौन देगा? कौन सबसे पहले आंसर देगा इसका? 629 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
बिल्कुल अनुराग शर्मा जी, यूपी की पूरी तैयारी जो है आपको देखने को मिलेगी। यूपी स्पेशल सेशन हम लोगों का जो है ऑलरेडी हो चुका है, और भी जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे हम लोग इसको कराएंगे। कुछ भी चीज़ें नहीं छूटेंगी। यूपी में जितने भी स्पेशल क्वेश्चंस आ सकते हैं सभी चीज़ें कवर करा रहे हैं यहाँ पे हम लोग। यूपी स्पेशल, साथ ही साथ जनगणना, सेंसस से संबंधित क्वेश्चंस और आपके करंट अफेयर से संबंधित सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन, एवरीथिंग इज कवरिंग हियर, है ना। सब चीज़ कवर करा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल अनुराग जी, आप देखेंगे हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, भूमिगत गुफा तंत्र या जल भंडार। आप देखेंगे अलियारपुर, ये आपके तमिलनाडु के कोयम्बटूर वाले रीजन में है। ये आप देखेंगे किस में है, कोयम्बटूर वाले रीजन में अलियारपुर। ये आपका देखेंगे महाराष्ट्र के पेनगंगा नदी पर है। महाराष्ट्र के पेनगंगा नदी से जो है जलाशय निकाला गया है। ये आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के जो है कौन से रीजन में है, वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा जिले में, बांकुड़ा जिले, है ना। मड़ी वाले स्थान में आपको देखने को मिलेगा ये जलाशय। ये सभी क्या है, जल भंडार है, जल भंडार जलाशय का स्थान है, ठीक है। तो यूपीएससी में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है, कृषि से। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था, आंसर दीजिए। बिल्कुल तेजी से हम लोग चलेंगे। आप देखेंगे भारतीय कृषि का इतिहास एमएस रंधावा, एमएस रंधावा जी ने लिखा था। ऑप्शन डी, जिसने भी ऑप्शन डी दिया है सही है, मोहिंदर सिंह रंधावा जो है इनका नाम है, ठीक है, मोहिंदर जी। ये इन्होंने जो है हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हरित क्रांति के क्षेत्र में, है ना। हरित क्रांति से संबंधित इनका नाम लिया जाता है, ठीक। इधर देखेंगे एम एस स्वामीनाथन, इन्हें भी हरित क्रांति का अग्रदूत बोला जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग जो कि वर्ल्ड में फेमस है, किसके लिए, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। वैसे ही भारत में एम एस स्वामीनाथन भी जो है हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं, एम एस रंधावा, बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देश में एग्रोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, एग्रोलॉजिकल क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र भारत में जो है कितने हैं बताइए। ऑप्शन डी, इसका क्या हो जाएगा, भूमि और जलवायु और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार आप देखेंगे द एग्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो है 20 क्षेत्रों में इसको जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। और उप क्षेत्रों में एग्रो आप देखेंगे सब इकोलॉजिकल क्षेत्र में इसको 60 भागों में डिवाइड किया गया है, 60 भागों में 60, ठीक है, 60। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बिल्कुल 20 सभी का आंसर सही है, 20 आंसर दे रहे हैं सब लोग, डी 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 डी। बहुत अच्छा कैप्टन जैक स्पोर्ट जी, सब लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है बताइए। अभी हम लोग देखा है, वो हम लोगों ने देखा था कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में, और ये कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। आप देखेंगे पी सेन गुप्ता, मिस पी सेन गुप्ता ये महिला थी, और ये जी सदाशिव ये रशियन भूगोलवेत्ता थे। इन दोनों के अध्ययन पे आधारित रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत को 60 कृषि लघु क्षेत्रों में जो है 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, 60 कृषि लघु प्रदेशों में बांटा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर आप लोग, दीपिका जी, अंजलि सैनी जी, आप लोग काफी अच्छी तैयारी आप लोगों की है। अगला क्वेश्चन है, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः किस पे आधारित है, कृषि पर आधारित है। यहाँ पे देखेंगे कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन, यहाँ पे कथन की जगह पे कारण होगा, है ना, ये आपका कारण होगा। असर्शन रीजन, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। सबको पता है भारत जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत में जो है लगभग 50% से ज़्यादा, 54% से ज़्यादा लगभग देखेंगे 54.6% लोग जो है कृषि पर निर्भर हैं। उनकी आजीविका किस पे निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। अब देखेंगे 2021-22 के जो है डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे भारत में कृषि का जो है योगदान जीवीए के रूप में देखेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 20% का है। और इसमें कार्यबल कितना लगा है, वर्कफोर्स कितना लगा है, लगभग
आप देखेंगे इकोनॉमिकल डाटा के, इकोनॉमिक सर्वे के डाटा के अकॉर्डिंग 54.6% जो है लोग कार्यबल जो है किसमें लगा हुआ है, वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। तो इतने ज़्यादा लोग जो है कम योगदान दे रहे हैं एक ही क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में योगदान कितना है, काफ़ी कम है। सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सर्विस सेक्टर का आप देखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भारत के शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि पर आधारित है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। बिल्कुल, ये कारण भी सही है और कथन भी सही है, लेकिन क्या कथन की व्याख्या कर रहा है कारण? क्या कथन की व्याख्या कर रहा है? नहीं कर रहा है। आप देखेंगे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि देखिए जब कथन और कारण का क्वेश्चन है ना, तो कथन के बाद आप लगा लीजिए क्योंकि, अपने से लगा लीजिए क्योंकि। अब क्योंकि के बाद अगर ये आंसर सही आ रहा है कि इसकी वजह से ऊपर वाला सही है, तब आपका कथन और कारण जो है दोनों सही है और स्टेटमेंट भी उसकी सही व्याख्या कर रहा है, कथन भी उसकी कारण की सही व्याख्या कर रहा है, तो सही हो जाएगा। बट देख रहे हैं कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसका कोई लिंकअप नहीं है। शुष्क बेटी की जो है अर्थव्यवस्था कृषि आधारित तो है, बट उसका कारण ऐसा नहीं है कि हरित क्रांति के लिए इसे बहुत क्षमता है, इसके कारण कोई लिंकअप नहीं है। आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी, इसकी व्याख्या नहीं करता है, दोनों कथन सही है। जिसने भी बी लगाया है सबका सही है। बिल्कुल सारिका जी, अंजलि सैनी जी, सोनल कात्या जी, कोटारिया जी, बिल्कुल ओमवती जी, सबका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में फसलों है ना, फसलों के प्रतिस्थापन दरों के भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद मिलती है, बताइए। इससे संबंधित क्वेश्चन है। अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यताएं हैं, बताइए। यहाँ पे भारत के खाद्य और पोषण सुरक्षा की बात हो रही है ना, और इसके संदर्भ में जो फसल के बीज के प्रतिस्थापन दर, मतलब कि आप देखेंगे जो बीज जो है, नए बीज पुराने बीज को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, है ना, नए नए बीज आ रहे हैं, संकर किस्म में हाइब्रिड बीज जो है इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। उससे संबंधित क्वेश्चन आईएएस में पूछ लिया था। तो देखिए जो ट्रेंड में आप देखेंगे ना, चीज़ें बहुत सारे ट्रेंड में होती है। एग्रीकल्चर थोड़ा डीप में जाकर यूपीएससी पूछता है आपसे, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है। यूपीएससी लेवल पे क्वेश्चन आपको जो है सीधे सीधे नहीं आते हैं, आपको थोड़ा घुमा फिरा कर आते हैं, आपको पता होना चाहिए ट्रेंड। आप देखेंगे क्या बाध्यताएं हैं इसके पीछे, है ना, बड़े विस्तृत कार्यक्रम में क्या बाध्यता है खाद्य उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है आपका, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं है। भारत में कोई राष्ट्रीय बीज नीति नहीं है। क्या है ऐसा, क्या ऐसा है क्या, भारत में कोई राष्ट्रीय बीज नीति बनी ही नहीं है आज तक। तब देखिए यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाइए, जब ऐसी कोई बात हो जहाँ पे कोई भी नहीं है, नॉट अ सिंगल, नॉट अ सिंगल ना, जहाँ पे ऐसा कोई स्टेटमेंट हो जिसमें कोई भी नहीं है मतलब हो, तो वहाँ थोड़ा अलर्ट हो जाइए। ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत मतलब 100 में से लगभग 1 से लेके 5% तक ऐसी संभावना है कि ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर आप यहाँ पे इसे क्या करेंगे, कट कर देंगे एलिमिनेशन के लिए। तो एक जैसे ही कटा, आप देखेंगे एक ऑप्शन निकल गया। दूसरा देखिए, निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कोई सहभागिता नहीं है, यानी आप देखेंगे क्या ऐसा है क्या कि पूरा पब्लिक सेक्टर ही बीज की नीति, मतलब भारत सरकार ही सभी बीज नीति को फॉलो कराती है या बीज में का फॉर्मेशन करती है। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि ये ऐसा तो नहीं है भैया। यहाँ पे बस कारण ये है कि जो इसका कारण सिर्फ इतना है, एक सेकंड, ओके, चीजें ठीक है यहाँ तक। अब देखेंगे निजी सेक्टर की बीज कंपनियां उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं करती है। एक्चुअली में प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं ना, वो काफी ऊंची कीमतों के बीज निर्माण करती है, जो है सभी के लिए अवेलेबल नहीं होते। जो बहुत जो है संपन्न जो है कृषक होते हैं ना, वही उसको
लेते हैं उनके बीजे को, जो है उसकी परिणाम उसका कम रहता है, लेकिन जो है कीमत ज़्यादा रहता है। तो सहभागिता तो है प्राइवेट सेक्टर का, लेकिन वो कुछ किसानों के लिए उपलब्ध होता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो दो काटिए, दो काटेंगे तो ये भी निकल गया, दो ऑप्शन बचा, डी या केवल तीन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन काटने के बाद भी आंसर नहीं आया है। देखिए तीसरा देखते हैं। निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि जो डिमांड है, जो एग्रीकल्चर डिमांड है बीजों की, उसमें क्या है, ये देखेंगे कम मूल्य वाली और उच्च परिमाण वाली जो फसल वाले के मामले में गुणवत्ता वाले बीज जो है जल्दी मिलते नहीं है। जो है जिसकी मूल्य कम हो और उत्पादकता ज़्यादा हो, तो उसकी जो है डिमांड तो ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी आपूर्ति बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है प्राइवेट सेक्टर का, काफ़ी कम है। तो सरकार ही उपलब्ध कराती है, जिसकी वजह से जो है आपूर्ति इसकी कम रहती है। गुड आफ्टरनून हुकुम सिंह जी, गुड आफ्टरनून दुर्गा प्रसाद जी। ओके, तो चीज़ें आपको कॉमन सेंस से करनी है। जहाँ भी कोई भी नहीं है, भारत में कोई भी सहभागिता नहीं है, तो सीधे सीधे एलिमिनेट कर देंगे। और आपको ये पता ही है कि ऐसी बातें हैं इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन, देश में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना बताइए कौन से ईस्वी में हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी। आप देखेंगे कब हुई थी, 17 नवंबर 1960 में हुई थी। किसके काल में किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने इसकी स्थापना कराई थी। उसका नाम क्या था, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय उस समय उसका नाम था। बाद में इसका नाम आप देखेंगे बदल कर कब क्या कर दिया गया, ये तत्कालिक उत्तर प्रदेश के जो है पंतनगर में था। उस समय जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, उसी समय इसकी स्थापना कर दी गई थी 1960 में। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, आप देखेंगे नवंबर 2000 में। कब हुआ था, 2000 वाले वर्ष में हुआ था, 2000 ईस्वी में। ओके, बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नेहरू चचा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप देखेंगे ये 17 नवंबर 1960 में जो है क्या, कृषि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, है ना। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। बाद में आप देखेंगे इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय याद कर लीजिए इसको, ये जो है भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय रहा है। ठीक है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अभी जी, काफ़ी लेट जुड़े हैं आप, समय से जुड़ जाया कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, बताइए। कटाई से पहले इसका आर्द्रता अंश कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके आंकड़ों के अनुसार, उसके मानक के अनुसार आप देखेंगे 14% वो न्यूनतम प्रतिशत है, जिसके जो है सॉरी यहाँ पे कितना है, 14%। ऑप्शन नंबर ए 636, बिल्कुल बिल्कुल सबका आंसर सही आ रहा है। सर बोल कर बता दीजिए, लिखने में टाइम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बोल कर ही बता दे रहे हैं आपको, लिखने में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल 18% बता रहे हैं। देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें मिस हो गई हैं। नहीं, गलत बता रहे हैं आप। देखिए 14% ये आपका क्या है, ये मानक है आपका किसका, आर्द्रता अंश का। यानी किसी भी खाद्यान्न का सुरक्षित संग्रहण करने के लिए उसमें कितनी आर्द्रता होने की चाहिए, 14%। उससे ज़्यादा आर्द्रता अगर होगी तो क्या होगा, बीज जो है खराब हो जाएगा, उसका जो है संग्रहण क्या हो जाएगा, उसमें उसमें कवक फंचाई इन सब का अटैक होने की वजह से बीज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े, क्वेश्चन आगे बढ़े तेजी से। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है।
भूमि उपयोग की बात हो रही है कि कौन से क्षेत्र में क्या कितने परसेंट भूमि का उपयोग होता है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे नेट बुआई क्षेत्र 47%, वन 23% और अन्य क्षेत्र 30%। तो उस समय जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था लगभग 1998 या 2000 के सन में पूछा गया था क्वेश्चन। कोई बात नहीं मानसी जी, आप दवा लेके आराम कर सकती हैं, बाद में पढ़िएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसके रिकॉर्डेड क्लास आप देख लीजिए। ओके, लाइव क्लास का आनंद सब ज़्यादा आता है। आप देखेंगे, ये देखेंगे वर्तमान डाटा के अनुसार इसका जो है परसेंटेज कितना है, ये परसेंटेज है ना। वन क्षेत्र कितना है 23.40%, और अन्य क्षेत्र की बात करें तो 21.32%। ये आपका लेटेस्ट डाटा है, लेटेस्ट डाटा 2015-16 का लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। इसको आप जो है अपडेट कर लीजिए। ओके, वर्तमान में ये जो है नेट बुआई क्षेत्र कितना है आपका 45.28%। गुड इवनिंग, जय माता दी। और दूसरा जो है वन क्षेत्र कितना है 23.40, और अन्य क्षेत्र कितना है 31.32%, ठीक है। तो ये डाटा लिखना पड़ेगा आपको, आप लोग लिख लीजिए, इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि युग्म पैदावार का आशय उगाने से है। किसको उगाने से? विभिन्न मौसमों पर दो फसल, एक ही साथ दो फसलों में युग्म पैदावार का आशय, अन्य फसलों के साथ एक फसल, और इनमें से कोई नहीं। बताइए। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, युग्म मतलब दो, दो मतलब कपलिंग की बात हो रही है, डबल की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे एक ही साथ दो फसल होगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखेंगे एक फसल वर्ष में जो है एक ही भूमि पर एक से दो से ज्यादा जो है फसल उगाने की प्रक्रिया को युग्म पैदावार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में आप जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बिल्कुल बिल्कुल, बी भी सबका सही रहा है। युग्म पैदावार में आप देखेंगे कि जैसे कि अगर धान के साथ बात करें तो धान के बाद आप देखेंगे एक ही वर्ष में बसंत में आप देखेंगे जौ, और जो है शीतकाल में गेहूं या आलू की खेती की जाती है। तो एक एक फसल वर्ष में एक ही भूमि पर दो से अधिक फसलों की खेती जो है युग्म पैदावार कही जाती है उसको। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है? विस्तृत खेती, 639 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित खेती का आंसर बताइए। 639 नंबर क्वेश्चन, आंसर बताइए आप लोग, आंसर बताइए तेजी से। द फ्रीलांसर भी बता रहे हैं, प्रतिमा सिंह जी भी बता रही हैं धान के साथ नहीं होता, धान के बाद की बात हो रही है, ये साथ नहीं, मतलब एक साल में देखेंगे धान की खेती कब होती है। अब देखेंगे बारिश वाले समय होती है जुलाई अगस्त, उसके बाद आप देखेंगे बसंत में देखेंगे जौ, और शीतकाल में गेहूं या आलू। तो इनको एक साल के अंतर्गत बात कर रहे हैं पूरे युग्म पैदावार में, एक साथ 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 की बात हमने नहीं की है, याद रखिए फ्रीलांसर जी, ठीक है। दो से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाना, नकदी और खाद्य दोनों को शस्य के साथ खेती करना, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। तो देखेंगे ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पशुपालन। यानी कि आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न फसलों के साथ जो है पशुपालन को भी साथ करना मिश्रित खेती कहलाता है। देखेंगे जब भी खेती करने के बाद समय बचता है उस टाइम में आप देखेंगे फसलों की मतलब पशुपालन किया जाता है। तो पशुपालन के साथ साथ खेती, ये दोनों क्या कहलाता है? खेती के साथ साथ पशुपालन, मिश्रित खेती इसे कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, मिश्रित खेती में सम्मिलित है विभिन्न फसलों की योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी एवं खरीफ फसलों को उगाना। अभी हम लोगों ने देखा कई तरह की फसल के साथ साथ पशुपालन भी करना। ऑप्शन नंबर सी सही है, सी सही है, सी बिल्कुल सही है। जूफरी जाफरी जी, समृद्धि, आड्विक, विके श्रीवास्तव, कैप्टन जैरो, सबका सही है, सबका। कनक मिश्रा जी, सबका बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है समानांतर फसल का उदाहरण है। समानांतर फसल है ना, समानांतर फसल कहते किसे हैं? समानांतर फसल क्या होता है बताइए। आप देखेंगे ऐसा फसल जिसमें आपस में कोई प्रतियोगिता ना हो, है ना, आपस में प्रतियोगिता शून्य हो। ऐसा नहीं कि उनको साथ में जो है एक जंग छिड़ी हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी फसल अगर जिसे साथ साथ में उगाया जाए जिसकी उच्च उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है, और उसमें ऐसे एक दूसरे को कोई ऐसा
हानि ना हो, कोई प्रतियोगिता ना हो, उसे समानांतर फसल कहते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए। आप देखेंगे गेहूं के साथ सरसों उगाया जाता है, ये समानांतर फसल का उदाहरण है। गेहूं के साथ आप देखेंगे बीच बीच में सरसों के बीज उगे रहते हैं, काफी खूबसूरत लगता है देखने में। ओके, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 642 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, हम रुकेंगे टॉप 3 आंसर्स के लिए। 642 नंबर क्वेश्चन। 642 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए आप लोग। सिक्किम सिक्किम सिक्किम, सबका सिक्किम आ रहा है। आप देखेंगे इसमें कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य जहाँ पर खेती काफी अच्छी होती है, तो कृषि का प्रतिशत क्षेत्र जो है ज्यादा होगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये आपका तीनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सिक्किम कैसा रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वनस्पतियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो उसमें क्या होगा। गुड आफ्टरनून दीप्ति राय जी। सबसे कम भूमि का प्रतिशत आप देखेंगे 10% के आसपास यहाँ पे सिर्फ खेती होती है भूमि पर, यानी कि इनके 10% एरिया में सिर्फ खेती होती है भूमि के, बाकी जो है वनस्पति वाला एरिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी भारत की कृषि की विशेषता नहीं है बताइए। कौन सी भारत की क्या प्रकृति पर अधिक निर्भरता है। सबको पता है, बिल्कुल मानसून का जुआ बोलते हैं भारत की खेती को। उत्पादकता का निम्न स्तर भी है। फसलों की विविधता तो है ही है, बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं। बड़े खेती की प्रधानता नहीं, आप देखेंगे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सीमांत जोत का आकार काफी सीमांत है। सीमांत मतलब छोटे और लघु खेत के जोत के आकार है, लघु और मध्यम। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जिसने भी लगाया है, उस्तव जी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून आपको। और डी 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 बहुत अच्छा आंसर है, 42। इसमें देखिए आप, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन ये जो है यहाँ पे जो भूमि है जहाँ पे कृषि ज्यादा की जाती है, एरिया की बात हो रही है ना, एग्रीकल्चरल लैंड की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है एग्रीकल्चरल लैंड, यानी भूमि, ऐसी भूमि जहाँ पे कृषि की जाती है। तो आपको पता ही है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन कैसे होगा, जब कृषि होगी। हरियाणा, पंजाब आपको पता ही, यहाँ पे हरित क्रांति हुई थी, वहाँ पे पहले खेती के लिए जाना जाता है, गेहूं की खेती के लिए, आपको पता है। सिक्किम क्या है, वनस्पति यहाँ पे ज्यादातर पर्वत और पठार हैं, और यहाँ पे वनस्पतियाँ ज्यादा हैं, जंगल ज्यादा हैं, वहाँ पे खेती नहीं होती है। वहाँ के सिर्फ 10% हिस्से पे जो है, भूमि के 10% हिस्से पे कृषि होती है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। 2 से 4 होती है अंजेश कुमार जी, 2 से 4 डेली क्वेश्चन, ये हम लोगों का सेशन चलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है बताइए। भारत, आप देखेंगे भारत में कृषि की उत्पादकता बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि हरित क्रांति आने के बाद जो है 1966 में जब हरित क्रांति को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस समय उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, भारत का काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ओके, बट फिर भी अभी उत्पादक अन्य देशों के कंपेयर में देखेंगे उत्पादकता उतनी नहीं है। कारण क्या है, आवश्यकता से अधिक उत्पादकता का मतलब कि कम संख्या में, एफिशिएंसी की बात हो रही है। वर्कफोर्स कम हो लेकिन उसका जो है आउटपुट ज़्यादा निकले, उत्पादन ज़्यादा निकले। लेकिन अब देखेंगे 54.6%, आधे से ज़्यादा आबादी किस पे निर्भर है भारत की,
कृषि पर निर्भर है, लेकिन योगदान जीवीए देखेंगे 20% है। तो इतना कम योगदान दे रहा है तो उत्पादकता क्या कही जाएगी, कम मानी जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है। आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। जोत का आकार भी अभी हम लोगों ने बात किया, काफी छोटा आकार है, क्या है, डिवाइड फैमिली हो जाती है। फैमिली का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, चार पांच भाई जहाँ है वहां पे भूमि क्या है, बढ़ जाती है, छोटे छोटे आकार में बढ़ जाती है, और ये पीढ़ीगत आगे बढ़ती जाती है। तो भूमि का आकार दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है ना, छोटा होता जा रहा है। ये भी एक समस्या है। भूमि का आकार जब छोटा होता है तो क्या होता है, जो नए इक्विपमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े जैसे कि कलेक्टिव फार्मिंग है, ये सब नहीं हो पाती है ना। जो टेक्निकल एडवांसमेंट है जो अप्लाई किया जा सकता है छोटे लैंड के लिए, जो है उतने अप्लीकेबल नहीं होते हैं, उतने अप्लीकेबल नहीं होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसकी वजह से आप देखेंगे ये भी एक कारण है कि जोत का जो है आकार काफी छोटा होता है, सीमांत और लघु जोत होता है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक आप देखेंगे, पिछड़ी तकनीक, हालांकि अब एडवांसमेंट हो रहा है लेकिन अभी भी उतनी एडवांसमेंट नहीं है जैसे कि नीदरलैंड वगैरह में है। नीदरलैंड हो गया और बाकी सब जो है फॉरेनर, यूएसए वगैरह में जो खेती की तकनीकी है वहाँ काफ़ी एडवांस है, कनाडा में। तो देखेंगे ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी सभी ऑप्शन इसमें क्या है, सही है, सभी ऑप्शन सही हैं, सभी ऑप्शन क्या है, सही हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर क्लियर है, बिल्कुल सबका ऑप्शन सही आ रहा है। प्रिया, दिव्या चौहान, अंजलि सैनी, विनीता जी, साधना यादव जी, शिल्पी, कंचन मौर्य जी, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, किसी का भी आंसर गलत नहीं है। फिर से आ गया आपका कथन कारण का क्वेश्चन, कथन और कारण का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखेंगे पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल, हम लोगों ने जाना अभी कि हरित क्रांति जो है हाई यील्ड वैरायटीज सीड को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी ऐसे बीज जो है जो काफी उत्पादकता मतलब देने में सक्षम थे। कहाँ से लाया गया था, मैक्सिकन गेहूं आप देखेंगे इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में, है ना, हरित क्रांति के दौर में। ये आपका क्या हो जाएगा, कथन सही हो जाएगा। आधुनिक वैज्ञानिक खेती आप देखेंगे, स्प्रिंकलर से सिंचाई हो गया, एडवांस एग्रीकल्चरल रोटर आप देखेंगे, उसके बाद नई नई तकनीकें विकसित हुई उसके बाद, है ना। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही है, कथन सही है। इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं है। तो देखेंगे हरित क्रांति के बहुत सारे इम्पैक्ट अच्छे हुए हैं और कुछ इम्पैक्ट ऐसे भी हैं जो बुरे हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स का उपयोग ज़्यादा हुआ है पंजाब में, सिंचाई से इतना दोहन हुआ है जल का, मतलब ज़्यादातर वहाँ की खेती जो है किस पे बेस्ड है, सिंचाई पे। मानसून से उतनी बारिश नहीं होती है कि उससे खेती की जा सके, तो सिंचाई किया जाता है नलकूप से, ट्यूबवेल से, है ना, जिसकी वजह से जल का काफ़ी दोहन हुआ है। तो पर्यावरणीय लागत यानी कि पर्यावरणीय हानि भी हुई है, आप देखेंगे उपजाऊपन कम हुआ है, उर्वरता क्या हुई है, भूमि की कम हुई है। तो आप देखेंगे ये आपका कारण भी सही है, बट क्या, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लगा दें, अगर यहाँ पे क्योंकि लगा दें तो क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि पर्यावरणीय लागत, सामाजिक लागत जो है के कारण आधुनिक खेती के कारण हुई है रूपांतरण? ऐसा नहीं है, आप देखेंगे ऐसा क्या है, नहीं है, ऐसा कोई लिंक नहीं बन रहा है। आप देखेंगे हरित क्रांति में जो है हाई यील्ड वैरायटी के जो है बीज लागू किए गए हैं ना, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की गई, और जो है नए नए तकनीक इंट्रोड्यूस किए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, हरित क्रांति महत्वपूर्ण रूप से उत्पादन बढ़ाने में जो है सहयोग किया था। तो आपका इस ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जिसने भी बताया, बी, रितु मिश्रा, कामना, कैप्टन, सविता, ऋतु, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। यहाँ पे नहीं याद करिए अच्छे से, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, आप नहीं नहीं देखते और सीधे ए लगा के भाग जाएंगे कि जनसंख्या का दबाव है इसलिए निम्न उत्पादकता है। निम्न उत्पादकता का अर्थ पहले समझिए, जैसे यहाँ पे जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है उससे कितना जो है उत्पादन हो रहा है, और साथ ही साथ कितने लोग उसमें लगे हुए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, और कितना जो है, कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है खाद्यान्न, सब चीजें इसमें जो है। प्रिंसी उपाध्याय जी बहुत बहुत प्रणाम। कैसे हैं आप लोग, एक बार
कमेंट में बताइए कहाँ से हैं आप लोग। एक बार सभी लोग बताएंगे, एक बार सभी लोग बताएंगे सब लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं, कहाँ से हैं, कौन से राज्य, कौन से जिले से। एक बार सभी लोग बताएंगे प्लीज़, एक बार सभी लोग बताएंगे जिससे हम लोग जान पाए कि हमारे स्टूडेंट्स जो है कहाँ से जुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से हैं। अब ये बताइए कि कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है जनसंख्या का दबाव। ये तो है भाई, जनसंख्या का दबाव तो है ना। बहुत सारे लोग 54% से अधिक लोग हैं इसमें लगे हुए हैं, कृषि में लगे हुए हैं, तो ये तो है कारण। प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, अब देखेंगे एक ही खेत में 10 लोग लगे हुए हैं, उत्पादकता कम है और उनको लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो हो ही नहीं रहा है। जो काम 2 लोगों को करना चाहिए तो 10 लोग कर रहे हैं, तो ये क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है ना। क्या है? प्रच्छन्न मतलब छुपी हुई बेरोजगारी। सहकारी कृषि, ऐसा तो नहीं है भैया। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण सहकारी कृषि होगी? भैया सहकारी कृषि में सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो उत्पादकता तो बढ़ेगी ना, कम कैसे होगी? तुरंत अलर्ट हो जाइए, ये गलत हो गया आपका, ये तो गलत हो गया। भूजोत का छोटा आकार, ये तो हम लोगों ने देखा, अभी अभी देखा है कि भूजोत का जो है छोटा आकार। हाँ बिल्कुल, लखीमपुर खीरी से, दिल्ली से, है ना, सीतापुर से, सोनभद्र से, बहुत अच्छा, सोनभद्र से कैप्टन जैक स्पैरो, स्वागत है आप सभी लोगों का। गाजीपुर से, यूपी से, बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। गुले फिरदौस जी आप जो है अमरोहा से, बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़, सोनाली मिश्रा जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हरदोई से और सुल्तानपुर, मथुरा, वाराणसी से समृद्धि, प्रणाम है आपको समृद्धि जी, सभी लोगों को प्रणाम है। आप लोग अपना प्रेम जो है स्नेह ऐसे ही बनाए रखिए। डेली 2 से 4 जुड़िए आप लोग बलिया से, यानी कि बहुत दूर दूर से आप लोग हमसे जुड़े हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाथरस, हमीरपुर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, सुल्तानपुर, गाजीपुर, फतेहपुर, अलीगढ़, प्रतापगढ़, जुबी साफरी जी, मुरादाबाद, अयोध्या, ऋचा जायसवाल जी, बहुत बहुत अयोध्या नगरी अभी देखेंगे काफ़ी इस समय चर्चा में है ना। राम जी का वहाँ पे अभी देखेंगे मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। सुल्तानपुर, लेट्स फन विद बीटी लवर्स, फिरोजाबाद, चूड़ियों के लिए फेमस, आपको पता है, साधना यदुवंशी जी। प्रिंस सागर से गौर जी, प्रिंस गौर जी, नहीं बिल्कुल आपका दिखाई देता है फिरोजाबाद। दीप क्लासेस जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, आप लोगों के बारे में जानकर। आप इतने दूर दूर से यहाँ जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या हो जाएगा। भारत में संकर जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार औसत बड़ा आकार कहाँ पे है? सबसे बड़ा चालू जोतों का मतलब जो अभी ऐसा लैंड जो है अभी अभी उसमें खेती चल रही है, जो रुका नहीं है, बंजर नहीं है, जो कई दिनों से जो है कन्वर्ट नहीं हुआ है, यानी कि उसमें कोई भी एक्टिविटी एग्रीकल्चर की थोड़ी बहुत होती रही है। तो सबसे बड़ा आकार क्या है इसमें? जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय राजस्थान था, बट अभी देखेंगे सबसे बड़ा आकार कहाँ पे है? गुजरात, यूपी में, यूपी सबसे नंबर 1 पे आ गया है आकार में। उसके बाद बिहार का स्थान आता है अपडेटेड डाटा के अकॉर्डिंग। यूपी यूपी जो है सबसे बड़ा औसत आकार है यहाँ पे एग्रीकल्चर का, है ना। इसी वजह से यहाँ पे देखेंगे खाद्यान्न भी पूरे भारत में सबसे नंबर 1 है खाद्यान्न उत्पादन से। जय माता जी, बिल्कुल। मैं बनारस नगरी, आपको पता है, वाराणसी से हूँ। बनारस नगरी में जो है कबीर का आपको पता होगा, कबीर जी, कबीर का जन्म स्थान जहाँ है वहाँ से मैं हूँ, है ना। लहरतारा आप लोग जानते होंगे, लहरतारा लोहता, तो बनारस में हमें लहरतारा से संबंधित हूँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल प्रिंसी उपाध्याय जी, आप भी बनारस से हैं, ओके, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश आप इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ओके, चालू जोतों की जब बात होगी, संपूर्ण रूप से अगर बात करेंगे सभी एग्रीकल्चरल लैंड की, उसमें भी यूपी का स्थान सबसे ऊपर होगा। उसके बाद कहीं जो है राजस्थान का नाम आएगा, ठीक है। संपूर्ण रूप से अगर हम देखेंगे उसमें भी यूपी का स्थान नंबर 1 पे होगा, ठीक है। राजस्थान जो है पहले था, अभी जो है यूपी में एग्रीकल्चरल लैंड जो अभी कार्यान्वित है, जो संचालित है, मतलब चालू जोत है, उसमें यूपी नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, एक व्यापार या एक उद्योग। गुड आफ्टरनून विशेष जी, गुड आफ्टरनून।
नहीं, एक्चुअली में ये सेंटर आपका दिल्ली से हम लोगों का चल रहा है। दिल्ली में आप देखेंगे मुखर्जी नगर के पास आपको वजीराबाद सेंटर है आपका। ठीक है, आप यहाँ ऑफलाइन क्लास के लिए भी आ सकते हैं। हम लोगों का मेंटरशिप बैच चल रहा है, अगला 2025 में देखेंगे। 2025 में हम लोग मेंटरशिप बैच लॉन्च कर रहे हैं। उसमें फाउंडेशन, जीएस, एडवांस के जितने भी सब्जेक्ट वाइज हम लोग लॉन्च करेंगे। एनसीईआरटी फाउंडेशन के साथ साथ एडवांस के सभी सब्जेक्ट्स जो है कवर कराए जाएंगे। जनवरी से हम लोग जो है उसका जो है देखेंगे, स्टार्ट कर देंगे। जनवरी फरवरी से आपको यूपीएससी का बैच स्टार्ट हो जाएगा, यूपी पीसीएस स्पेशल बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली सेंटर आकर जो है ऑफलाइन सेंटर्स में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। ठीक है। कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है कृषि को अपने जीविकोपार्जन का साधन के लिए क्या करते हैं कृषि में लगे हुए हैं। भारतीय कृषि, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है ना? ये आपका ऑप्शन ए को लॉक करें। अच्छा, विशेष कुमार जी, ए को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही बता रहे हैं, एक लॉक किया जाए। बिल्कुल इसमें कथन क्या है, सही है। आप देखेंगे लगभग 12%, 12.3% जो है जो दालों से संबंधित नहीं है, बाकी 87%, लगभग 87.7% के आसपास किससे संबंधित है? वर्षा से। उसकी जो है दालों की जो है दाल की खेती में सिंचाई किससे प्राप्त होती है? मतलब बारिश के पानी से जो है प्राप्त होती है भारत में। बाकी ये सब ऑप्शन आप देखेंगे गलत है। कुल क्षेत्रों में दाल का दोगुना हो गया है, ऐसा नहीं है पिछले 2 दशकों में। विश्व में कुल क्षेत्र में होने वाले चावल की खेती का लगभग 15% भाग नहीं, 15% की जगह पे आप देखेंगे 23% भाग है। 23% यहाँ पे आप देखेंगे भारत के में होने वाली खेती के कुल क्षेत्र में लगभग 34% चावल की खेती की जाती है। आप देखेंगे ये आपका गलत है, 19% क्षेत्रों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 649, 29 और 23% है ना? 29 और यहाँ पे 29% लिख दीजिए और यहाँ पे 23%। ये आपका डाटा, नया वाला डाटा, अब इससे मैच करा लीजिए। ये आपका कहाँ पे 15% की जगह पे 29% और 34% की जगह पे 23% है। ठीक है, तो ये डाटा मैच करा लीजिए। इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर फिर से जो है क्या होगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल कम हो गया है दाल का उत्पादन, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में भारत में जो है दाल सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। दाल भारत निर्यात नहीं करता है, जितना भी उत्पादन होता है उसका कंजप्शन इंडिया में ही हो जाता है। ठीक है, तो दाल पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत ही है। बट उसमें जो है इतनी ज़्यादा जनसंख्या दाल को मतलब यूज करती है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि उसका कंजप्शन इंडिया में ही हो जाता है, निर्यात नहीं होता। कभी कभी तो कम पड़ जाता है तो उसको आयात करना पड़ता है, आप देखेंगे दालों को। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन है, बताइए। उपभोक्ता मतलब रासायनिक उर्वरक जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उनका उपयोग सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है भारत के राज्यों में, बताइए। इसका आंसर बताइए, सबसे ज़्यादा उपयोग कौन कर रहा है ना? राजेंद्र नगर में दृष्टि के ऑफलाइन स्टूडियो यूपीएससी के लिए कभी मुखर्जी नगर आओगे तो आपसे मिलेंगे। बिल्कुल, साधना योजना से आपका स्वागत रहेगा। जब भी आप लोग इधर आएँ, दिल्ली में आए, आप यहाँ पे सेंटर में, हम लोगों के सेंटर पे जरूर आएँ। आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ से आप नया बैच भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा मेंटरशिप बैच हम लोग लॉन्च किए हैं। इसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स इनरोल किए हुए हैं। डेली आंसर राइटिंग होती है यहाँ पे, आप देखेंगे। मेंस के लिए आंसर राइटिंग अगर करना हो तो जरूर आएँ आप लोग। डेली आंसर राइटिंग होती है, हफ्ते में 5 दिन आंसर राइटिंग होती है, आप देखेंगे 2 दिन के गैप होते हैं। डेली आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से होती है। सोनाली मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा उपभोक्ता है इंडिया में। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्या करता है, कंजम्पशन करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा उपयोग करता है किसका, केमिकल फर्टिलाइजर्स का। अगला क्वेश्चन, हरी खाद वाले फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है? नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक किसमें है, बताइए। आप देखेंगे बोड़ा, लोबिया, जिसे लोबिया भी कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। इसको क्यों उपयोग में लिया जाता है? जब आप देखेंगे किसी भी खेत की मतलब किसी भी खेती में
ये स्थिति पैदा हो जाती है किसी भी जमीन में या खेती वाले लैंड उसमें क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र में। तो उसमें जब अनुपजाऊ हो जाती है, क्या होती है, खेत अनुपजाऊ हो जाती है, तो इसको यूज किया जाता है उसका उर्वरा शक्ति, उसका नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए। आप देखेंगे किसका, लोबिया, लोबिया। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, राजेंद्र नगर में अभी ब्रांच नहीं है, बिल्कुल अभी तो नहीं है लेकिन हाँ आने वाले समय में आप देखेंगे इसका ब्रांच कभी बहुत सारे स्थानों पे खोले जाएंगे। हम लोगों की पूरी प्लानिंग है, पूरे इंडिया में ब्रांच खोलने की प्लानिंग है, ठीक है। जिसके लिए ऑनलाइन क्लास होती है, बिल्कुल। यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स अभी हम लोगों का चल रहा है, 100 दिनों का क्रैश कोर्स है, ऑनलाइन ऐप पे क्लास चलती है ना। आप लोगों को अगर नहीं पता तो जान लीजिए, ऐप पर क्लास चल रही है, डेली क्लास चलती है, वहाँ पे 3 क्लासेस चल रही हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी डेली चलती है। और बाकी चीज़ें जो है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे कवर कराई जा रही हैं। लोबिया आप पहली बार सुन रही है, देखिए लोबिया एक फसल है, पौधा है ना, उसमें इसको यूज किया जाता है। अब ऊसर जमीन में जो है हरी खाद के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नई सुधारी हुई ऊसर में हरी खाद के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लोबिया को, ठीक है। सनई वगैरह आपने सुना होगा, गांव में यूज होता है, जिसके जिससे जो है क्या बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है सनई आपने सुना है कभी, सनई, जिसको जो है जूट वूट का जो है देखेंगे पश्चिम बंगाल में, उसी टाइप का लोबिया भी होता है, आप देखेंगे ढैचा। बिल्कुल बिल्कुल, दीपिका जी ने देखिए बताया है काफी अच्छा। अगला क्वेश्चन, संतुलित उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। संतुलित उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु, भूमि की उत्पादकता बनाए करने हेतु, या यह सभी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखेंगे संतुलित उर्वरक क्यों प्रयोग किया जाता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादन बढ़ाने के लिए, यह सभी। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी इसमें जो है सही है, ऑप्शन डी, बिल्कुल बिल्कुल। सनई 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 सनई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, बताइए। केरल तट में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, या विदर्भ में। दक्षिण भारत में कृषि उत्पादकता का क्षेत्र, उच्च कृषि उत्पादकता, बताइए कौन से तट पे ज्यादा पाया जाता है। आप देखेंगे तमिलनाडु वाले तट में जो है ज्यादा उत्पादकता पाई जाती है। 654 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑल सबका बता रहे हैं पिछले क्वेश्चन का सब लोग। यूपी सीतापुर से खुशबू वर्मा जी, स्वागत है आप सभी का लोगों का, है ना। सभी लोग 2 से 4 डेली जुड़िए। हाँ एक बार और एक बात आप लोगों से, सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए। अभी सेशन को आप लोग जब भी आइए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में सेशन को शेयर कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। 2 घंटे में हम लोग देख रहे हैं 100 से ज़्यादा क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। आपकी तैयारी किस लेवल पे जाएगी आपको पता है, काफ़ी शानदार लेवल पे जाने वाली है। अगला क्वेश्चन, संपन्न पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। आंध्र प्रदेश, भौम पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन मतलब ऐसा जल संसाधन जहाँ पे जो है वाटर का रिस्टोरेशन हो रहा है, यानी कि काफी तेजी से भौम भौम जल स्तर, यानी भूमि के अंदर का जो जल स्तर रिस्टोर करता है, माने इतनी बारिश वहां पे होती है कि वो रिस्टोर कर जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही हो जाएगा आंसर। उत्तर प्रदेश में देखेंगे काफी उच्च जो है पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन स्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है, ठेकेदारी कृषि को, बताइए। ठेकेदारी कृषि को कौन, प्रणाम प्रणाम पिल्ला जी, काफी लेट जुड़े हैं आप आज। धर्मवीर जी आप मैनपुरी यूपी से हैं, दीपिका जी उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप सब आप लोगों से मिलकर। विशेष कुमार जी उत्तर प्रदेश, अच्छा आंसर बता रहे हैं। आप देखेंगे कौन सा ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। आप देखेंगे ठेकेदारी कृषि यानी कि ठेका पे कुछ मतलब भूमि को दे दिया जाता है, और जो भी लिया जाता है उसको क्या करता है, कुछ पैसे उनको दे देते हैं, बाकी उसका उत्पादन का पूरा फसल अपने पास रखते हैं। तो ठेके पे कृषि पंजाब में फेमस है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन,
हरित खेती में सन्निहित है, हरित खेती में सन्निहित है, बताइए। हरित खेती में सन्निहित है। अ, पंजाब 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 पंजाब, ऋचा जायसवाल, पंजाब, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। कनक मिश्रा जी, हरित खेती में क्या सम्मिलित है? सब जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों को बचाओ, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति, समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। आप देखेंगे ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कीट प्रबंधन भी इसमें शामिल है और पोषक पदार्थ का मेंटेनेंस भी जरूरी है, पोषक पदार्थ भी सही से मिलने चाहिए, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन भी बने रहने चाहिए। इन सभी का प्रबंधन जिसमें होगा वो क्या होगा, ग्रीन ग्रीन एग्रीकल्चर, है ना, ग्रीन फार्मिंग जिसे कहते हैं, ग्रीन फार्मिंग, यानी कि ऐसी खेती जिसमें ये सभी चीजें मेंटेन हो, कीट भी ज्यादा ना हो और पोषक तत्व जो है, उर्वरा तत्व जो है बने रहें खेतों के, और प्राकृतिक संसाधन जैसे हैं वो नष्ट ना हो, उसको प्रबंधित रहें, ठीक है, यानी कि पर्यावरण पे उसका दुष्प्रभाव भी ना हो, वो हरित खेती उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी सी, बहुत सारे लोगों का सही आ रहा है। सोनल, कंचन, मुक्ता, ऋचा, विके श्रीवास्तव, पूनम, शेखर राजपूत, सबका आंसर सही आ रहा है। कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव, कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव, ये बताइए कृषि हमारे एग्रीकल्चर पे जो है वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, इसका आंसर अब बताइए। इसमें दिया है जलवायु परिवर्तन। अरे भैया, जलवायु परिवर्तन कृषि पर वैश्वीकरण के कारण हुआ है। भाई जलवायु परिवर्तन होगा तो वो हर जगह होगा, हर देश में होगा और कृषि पर ही उसका इफेक्ट पड़ेगा। ये तो आप कॉमन सेंस से देखेंगे, पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। नकदी फसलों पर बल, बिल्कुल ये सही है। आय असमानता में वृद्धि, ये भी सही है। आर्थिक सहायता में कटौती, बिल्कुल ये आप देखेंगे ऑप्शन तीनों सही है, ऑप्शन ए ही गलत है। यानी वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर एज सच कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है ना, जलवायु परिवर्तन का, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का अभी हाँ आने वाले समय में इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, नो डाउट ये पड़ेंगे, लेकिन वैश्वीकरण के कारण अभी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। आप देखेंगे नगद फसलों पर बल दिया गया है, जो नकदी फसल है जो तुरंत पैसे देने वाले हैं उस पर बल दिया गया है ना। और आय असमानता में वृद्धि हुई है। देखेंगे पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन है जहाँ हरित क्रांति में जहाँ के कारण बहुत सारे जो है उत्पादन हुए, और जो पिछड़े राज्य हो गए, जो अन्य राज्य थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश वगैरह भी उसमें शामिल था हरित क्रांति में, आप देखेंगे तो। और बाकी सारे रीजन में हरित क्रांति का बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो वो क्या हो गए, वो पिछड़ गए। आर्थिक असहायता में कटौती, आर्थिक सहायता अब, हाँ हाँ, वैश्वीकरण की वजह से एक चीज और हुआ, डब्ल्यूटीओ का नाम लागू किया गया सब में, तो उसमें देखेंगे सब्सिडी क्या की गई है, प्रोहिबिटेड की गई है सबके लिए जो है, उसके कुछ नियम है, अंबर बॉक्स और ये ब्लू बॉक्स, ये सब आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग शर्मा जी, बिल्कुल समझ कर आंसर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन पढ़िए एक बार अच्छे से और उसमें जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए कि ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो आपको 100% पता है कि नहीं है उसको काट दीजिए, तो आप क्या पहुंच जाएंगे, 50-50% में भी पहुंच जाएंगे। हो सकता है एक गलत करके फिर आप 75% में पहुंच जाए। कौन सा एक बीज ग्राम कल्पना यानी सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? माफ कीजिएगा थोड़ी गले में खराश की वजह से दिक्कत है। बीज ग्राम संकल्पना, किसानों को अपने ही खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरों के से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। ऐसा है क्या, बीज ग्राम, अपने खेत के बीज को प्रोत्साहित करो और दूसरे के बीज मत खरीदो। तो ऐसे जो संकीर्ण विचारधारा वाली चीजें हैं वो क्वेश्चन में क्या होगा, फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा।
किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। बिल्कुल आप देखेंगे ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बीज ग्राम संकल्पना का मतलब गुणवत्ता बीज का प्रशिक्षण दो भैया किसानों को, और उसके बाद समय पर वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराओ। मतलब समय पर प्रदान करो और कम पैसे में प्रदान करो, और गुणवत्ता युक्त मतलब क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। ये सभी चीज किसमें, सीड विलेज कॉन्सेप्ट में लागू किया गया था। बिल्कुल बी सही है, फ्रीलांसर सुमित खत्रे, सबका सही है सबके। देखिए हम लोग इसके लिए अभी जो है अपने पास जो है चीजें हैं, ये आप देखिए गले के खराश के लिए मैंने रख रखा है, लेकिन अभी जो है पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ, 1-2 दिन लगेगा उसको ठीक होने में, ठीक है। जुफरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, एक मार्ग है, एक मार्ग, एक मार्ग क्या है आप देखेंगे, एक मार्ग ये देखेंगे किसी भी प्रोडक्ट पर देखेंगे एक मार्ग का अगर साइन है तो वो उसकी क्वालिटी को दर्शाता है, उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। यानी कि एक मार्ग आप अगर मिल गया है किसी भी प्रोडक्ट को जो फसल से संबंधित है, किसी भी अनाज से संबंधित है, एक मार्ग उस पर लगा गया है तो वो गुणवत्ता को साइन कर रहा है, मतलब उस पर गुणवत्ता की गारंटी की मुहर लग गई है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए कौन देता है एक मार्क, कौन देता है, कमेंट में बताइए। प्रतिमा सिंह जी बिल्कुल, काढ़ा एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग अपने पास कुछ रखते नहीं हैं, ऑफिस से जो मिल जाता है वो हम लोग पी लेते हैं। तो आने से पहले मैंने यहाँ पे चाय पी रखी थी, ठीक है, चाय बीच बीच में पीते हैं, बशर्ते गर्म पानी भी हमने रखा हुआ है अपने सामने। लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा ठंडी है और ठंडे पानी रात को मैंने पी लिया था, उसका इम्पैक्ट पड़ गया था, ठीक है। अब उसको सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। गुणवत्ता गारंटी की मोहर। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि, है ना, कंजर्वेशन फार्मिंग जिसे कहते हैं, इसका महत्व बढ़ गया है। कौन सा संरक्षण कृषि के अंतर्गत आता है बताइए, संरक्षण कृषि, है ना, संरक्षण कृषि के अंतर्गत कौन सा इसमें आता है। पहला बता रहा है एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, दूसरा न्यूनतम जोत को अपनाना, अ, जी देखिए सभी चीज़ें बाहर यहाँ पे हम लोगों को खाना होता है, हम लोगों को नहीं, खासकर मेरा सभी चीज़ें बाहर ही होती है, अपने से खुद नहीं करते हैं, खाना वाना नहीं बनाते हैं। लौंग, बिल्कुल धन्यवाद शिवांगी मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे, लौंग वगैरह खाकर अपने पास रखेंगे, उसको लाएंगे। न्यूनतम जोत को अपनाना, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, न्यूनतम जोत को अपनाना। बागानी फसलों की खेती का परिहार, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया हम संरक्षण कृषि करेंगे तो बागानी खेती करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है क्या, संरक्षण कृषि में बागानी खेती से क्यों परहेज करेंगे भैया, क्यों करेंगे बताइए। तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। एक धान्य कृषि, एक धान्य मतलब बताइए, एक धान्य कृषि मतलब एक ही उपज बार 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 रिपीट मैनर में करें, ऐसा है क्या, कंजर्वेशन कृषि में ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए गलत, फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट सॉरी सेकंड सही है, थर्ड गलत होगा, फर्स्ट थर्ड काटिए, फर्स्ट थर्ड इसमें है काट दीजिए, अब दीजिए इधर यहाँ भी कट जाएगा, ऑप्शन सी पे पहुंच जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का प्रयोग, फसल अवशिष्ट का प्रयोग, बिल्कुल इसका प्रयोग किसके लिए, मृदा धरातल को ढकने के लिए किया जाएगा, कंजर्वेशन है, जिसके क्या होगा, जो फसल अवशिष्ट है ना उसी में जो है खाद के रूप में प्रयोग किया कर लिया जाएगा, ठीक है। रुक जाओ, क्या कहना चाह रहे हैं फ्रीलांसर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बताइए, रुके हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी जिसने भी बताया सी, बिल्कुल सोनल कात्या जी, रितु जी, शेखर राजपूत जी, सबका सही है, बिल्कुल बिल्कुल स्पीड में कराते हैं हम लोग, तेजी से कराते हैं। आगे क्वेश्चन काफी स्पीड में होगा, हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आ गया आपका, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। आप देखेंगे हरित क्रांति
के बारे में क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे। हरित क्रांति में जो है सबसे पहला सबसे बड़ा योगदान नॉर्मन बोरलॉग जी कर रहा है। वो जो है यूएसए के थे, जिन्होंने जो है हरित क्रांति के क्षेत्र में एक मतलब बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया था। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों को जो है इतना अच्छा अच्छा सजेशन देने के लिए धन्यवाद, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है। अब देखेंगे 7वें दशक के दौरान 1966 वाले समय में, 1966 में जो है भारत में कृषि क्रांति जो है प्रारंभ की गई थी जी, हरित क्रांति जी है, उसकी व्यूह रचना तैयार की गई थी। सबसे पहला जो है हरित क्रांति अब कब तक कब चला था, 1966 से 1981 तक। इसमें देखेंगे हाई यील्ड वैरायटीज के जो है सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, नई नई तकनीकों को लागू किया गया था, परिवहन, सड़क और उन्नत किस्म के बीजों को जो है अ, खेत जोत मतलब कृषि के लिए उपयोग किया गया था। कौन से रीजन इसके लाभान्वित रीजन थे, आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, है ना, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब रीजन जो है इसे लाभान्वित वाले रीजन थे। ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा स्लो बोलेंगे तो आप लोग चीज़ों को समझ जाइएगा। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है ना। ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, काफ़ी फास्ट नहीं चल पाएंगे आज। ठीक, एक दो दिन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो आपको काफ़ी स्पीड में लेकर चलेंगे। ओके, आंसर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार क्रांति भारत के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। सदाबहार क्रांति, बिल्कुल बिल्कुल, सबका सही है। सदाबहार क्रांति में देखेंगे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए लाई गई सदाबहार क्रांति किसके द्वारा, एम एस स्वामीनाथन द्वारा भारत में लाई गई। भारत की बात होगी तो एम एस स्वामीनाथन द्वारा, और विश्व की बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग द्वारा। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, हम ज़्यादा फोकस करते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग आंसर देते रहिए। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से संबंधित है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया किससे, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की है किसके उत्पादन में, हम लोगों ने बात की गेहूं के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गेहूं के उत्पादन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा जो है प्रगति किया गया था, यानी गेहूं के उत्पादन में काफ़ी पीक आया था, कई गुना वृद्धि हो गई थी गेहूं के उत्पादन में। ठीक है। बी को लॉक कर देते हैं, बी को, बिल्कुल बी को लॉक कर दे। किसमें बी में को लॉक करा रहे हैं आप, गलत है आपका। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा है, हरित क्रांति में फसल कौन सा है। अभी हम लोगों ने देखा गेहूं, मैक्सिकन गेहूं, मैक्सिकन गेहूं जो भारत में लाया गया था, किसने बनाया था, नॉर्मन बोरलॉग ने जो है मैक्सिको रीजन में जो है उन्होंने एक नया बीज तैयार किया है जिसको मैक्सिकन गेहूं के नाम से जाना गया। वो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, हरित क्रांति में जो है उसका प्रयोग किया गया था। ठीक है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन रिकॉर्ड कितना था, ये बताइए। 667 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 667, आप देखेंगे 2000 किग्रा प्रति हेक्टेयर का उत्पादन था, प्रति एकड़ का उत्पादन था, प्रति एकड़ उत्पादन था। उसमें रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, काफी पहले का ये रिकॉर्ड 1998 का है। अगला क्वेश्चन, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है, द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है बताइए। द्वितीय हरित क्रांति, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। तो द्वितीय हरित क्रांति में जो पहले से लाभान्वित हो चुके हैं उसी में गेहूं चावल के उत्पादन को क्यों प्रमोट किया जाएगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भैया। फर्स्ट तो हो ही चुका है, उसमें लाभान्वित हो चुके हैं, तो उसी क्षेत्र में क्यों बढ़ाएंगे हम, बताइए। नहीं बढ़ाएंगे फिर ना, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। एक काटिए, दो ऑप्शन एलिमिनेट।
इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। हाँ, ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट क्या लग रहा है? सही लग रहा है। चलिए देखते हैं। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। अब गेहूं और ये सब छोड़ देंगे और अन्य में उत्पादकता में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? वो फसल पिछड़ जाएगा। तो ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ साथ शस्य पालन का समाकलन करना है। मतलब इन सबको इंटीग्रेटेड रूप में एक साथ करना है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 4 जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेकेंड, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पशुपालन और सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री, मत्स्य पालन और अलग अलग शस्योत्पाद का एक साथ इंटीग्रेशन, एक साथ उनकी खेती करना, एक साथ सब कुछ कंबाइंड रूप में करना, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का उद्देश्य रहा है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हैं इसमें बताइए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन। ये यूपीएससी का क्वेश्चन, आईएएस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये आंसर बताइए। टॉप 3 आंसर हम लोग लेंगे। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। सबसे पहला आंसर 669, दिव्या चौहान, प्रतिमा सिंह, ये लोग किसका आंसर दे रहे हैं? अभी सी बता रहे हैं। गुड इवनिंग जूली जी, गुड इवनिंग सोनाली मिश्रा जी। क्वेश्चन के साथ आंसर बताइए, कौन सा क्वेश्चन है उसका कौन सा आंसर आप लोग दे रहे हैं। गर्मा सिंह जी, गर्मा सिंह जी बी बता रही हैं। आप देखेंगे उच्च गुणवत्ता के उत्पादन, उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, बिल्कुल सही है। सिंचाई भी इसमें जो है घटक थे उसके। ग्रामीण विद्युतीकरण भी इसका घटक रहा है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि विद्युतीकरण इसका घटक नहीं रहा है, ये भी इसका घटक रहा है। ग्रामीण सड़कें, विपणन, इनका भी इसमें जो है, इन पे भी ध्यान दिया गया था। तो ऑप्शन सभी चारों इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी डी डी। हाँ, दिव्या चौहान जी बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, ऑप्शन डी। प्रिंस सिम गौर जी बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। और कौन दिया आंसर सही? शुक्ला राहुल जी, बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने सही दिया। सर्वेश कुमार ने भी सही दिया। अगला क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। और इससे बात तो सही कह रहा है, उत्पादन के लिए ही तो हरित क्रांति लाई गई थी। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि तो हुई, पंजाब हरियाणा में ज्यादा उत्पादन हुआ और नीचे वाले रीजन में देखेंगे कम उत्पादन हुआ है, जैसे कि दक्षिण भारत वाले रीजन में। ठीक है, तो असमानता में तो वृद्धि हुई है, ये बात भी सही है, कारण भी सही है। लेकिन क्योंकि अगर इसमें लगाए हैं तो क्या ये इसका व्याख्या कर रहा है? क्योंकि हरित क्रांति में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है, क्योंकि इसके कारण क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है। कोई लिंक नहीं बैठ रहा है, कोई लिंक नहीं बैठ रहा है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए और दोनों सही तो है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। व्याख्या सही नहीं है। हरित उत्पादन के फलस्वरूप खाद्य उत्पादन में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि उच्च तकनीकों का प्रयोग किया गया, सिंचाई व्यवस्था की गई, हाई यील्ड वैरायटीज के सीड्स अवेलेबल कराए गए। ये सभी कारण थे, है ना, न कि क्षेत्रीय असमानता के कारण ऐसा हो गया। ओके, चीजें यहाँ तक क्लियर हैं आपको? अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषी क्रांति हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, या उपरोक्त सभी। इंद्रधनुष कैसे रंग का होता है? 7 रंगों का होता है, अलग अलग रंग सभी होते हैं उसमें। तो नाम से इसको आप गेस कर सकते हैं कि इसमें अलग अलग क्रांति होगी, हरित भी होगी, लाल भी होगी, नीली भी होगी। तो नाम से भी इसको क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। सफेद, नीला, पीला सब इसमें आ जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति सब इन्वॉल्व है। ओके, डी 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 सबका आंसर सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, सही उत्तर चुनिए। लिस्टिंग करना है, लिस्ट मिलाना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि किसका लक्ष्य रहा है? हरित क्रांति का। बिल्कुल भैया सही है, सीधे सीधे मिल गया आपका।
दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन आपको पता है श्वेत क्रांति से संबंधित है। 51, मत्स्य पालन नीली क्रांति और उर्वरक भूरी क्रांति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट, जिसमें एक, अब देखिए एक से ही आपका एक, मान लीजिए आपको पता है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। ए का फर्स्ट किस में है? एक ऑप्शन में सिर्फ है, ऑप्शन ए में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिर्फ एक से आप सही कर लेंगे, सिर्फ एक से, बाकी नहीं पता है तो भी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जी लॉक कर देते हैं इस आंसर को, बिल्कुल एक लॉक कर देते हैं, बिल्कुल। गुलाबी क्रांति संबंधित है, बताइए गुलाबी क्रांति में किसको लॉक करें? 673, किसे लॉक किया जाए बताइए? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? क्या क्या यह कपास से संबंधित है, लहसुन से संबंधित है, अंगूर से या प्याज से? देखिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन। मुस्कान वर्मा जी गुड इवनिंग। कॉमन सेंस क्वेश्चन है। अब देखेंगे कपास तो श्वेत कलर का होता है, लहसुन भी और अंगूर भी, ये सब का कलर भी होगा, तो गुलाबी तो नहीं होगा। गुलाबी किसका होगा? प्याज का। अब देखेंगे गुलाबी कलर का होता है, तो रंग से भी इसको एलिमिनेट करके सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल, इतने आसान भी होते हैं, इतने आसान भी होते हैं। आप देखेंगे कभी कभी बहुत आसान ऑप्शन होते हैं। काली क्रांति, काली क्रांति आप देखेंगे, काली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन तो आपको पता है, नीली क्रांति से कोयला उत्पादन, कच्चे तेल का उत्पादन देखेंगे, ये आपकी काली क्रांति से संबंधित। सरसों उत्पादन देखेंगे, प्रीत क्रांति से, पीत क्रांति, पीली क्रांति जिसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशी खेसारी जी क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, बताइए क्रांति और संबंध। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान से। बिल्कुल सही, याद कर लीजिए। श्वेत दूध से है। नीली, नीली अभी हम लोगों ने बात किया था किससे है? मत्स्य से, मत्स्य पालन से है, मत्स्य पालन है ना, मत्स्य पालन। ये क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। कुक्कुट से कहाँ होगा ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। हाथी, हरित तो आपको पता है कृषि से है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी। साधना देवी, ओम प्रकाश, सोनल, वंदना सनाई, बिल्कुल सही है। सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नीली क्रांति से संबंधित बताइए? ऑब्वियस सी बात है, मत्स्य पालन से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग बात करेंगे आज अपने कोर्स के बारे में, अद्वितीय बैच के बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में। आप देखेंगे इस क्रैश कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है। हम क्रीडोज आईएएस की टीम ने आप लोगों के लिए यूपी पीसीएस स्पेशल एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या क्या, 600 घंटे की लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी, लाइव और ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। इसमें आपको यूपी पीसीएस का 30 टेस्ट मिलेगा, टेस्ट पेपर, और इसका वीडियो डिस्कशन भी आपको मिलेगा। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का विषय के अनुसार विश्लेषण भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ 90 एनसीईआरटी टेस्ट आधारित प्रश्न होगा, जिसमें प्रत्येक में 50 प्रश्न होगा, ये आपको इसमें फ्री में दिए जाएंगे। घटना चक्र और परीक्षावाड़ी पुस्तकों का सार पर आधारित एमसीक्यू आपको इसमें फ्री में दिया जाएगा। साथ ही साथ फ्री मेंटरशिप, गाइडेंस कक्षा और स्ट्रेटजी क्लासेज आपको इसमें अवेलेबल कराई जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स इसको जो है लेना चाहते हैं, इसको जरूर एक बार देखें। इसका फीस आपको यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी कम अमाउंट इसका फीस रखा गया है सभी स्टूडेंट्स के लिए। गुड आफ्टरनून विशाल यादव जी। आप देखेंगे अद्वितीय, इसका नाम ही अद्वितीय, इनक्रेडिबल। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो क्रैक करना चाहता है उनके लिए से ज़बरदस्त आपको ऐसा कोर्स आपको मिलेगा ही नहीं इतने कम मतलब फीस में। आप देखेंगे तो एक बार जरूर, अगर आप लोगों की तैयारी में कोई भी कमी रह गई हो तो इसके माध्यम से आप पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ पीडीएफ आपको किसी भी क्लास की आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, क्रीडोज आईएएस चैनल है, उस पर आप जाएंगे, ज्वाइन कीजिए, उस पर वहाँ पे आपको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, फास्ट रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल, ठीक है, विकसित किया गया था। बताइए कहाँ विकसित किया गया था? आप देखेंगे जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में जीरो टिल बीज और उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चले जाए। कृषि क्रांति के संबंध में आप देखेंगे सुमेलित नहीं है,
फिर से वही क्वेश्चन आ गया। सफेद दूध से संबंधित, सफेद क्रांति दूध से संबंधित है। ग्रीन क्रांति अनाज से, हरी क्रांति सुनहरा आपको उद्यान से संबंधित है। नीला आप देखेंगे मुर्गी पालन से न होकर किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। ओके, मत्स्य पालन से संबंधित है। टेलीग्राम पे नहीं है, अच्छा टेलीग्राम पे नहीं है। ओके, अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए उसमें डलवाने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। ओके, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्यान्न फसलें, रबी की फसलों की बात होगी यहाँ पे। रबी की फसल कौन से महीने में बुआई होती है इसकी बताइए। अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर नवंबर। गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, है ना। ये सब क्या है, रबी की फसलें हैं, रबी की फसलें। रबी, खरीफ और जायद, ये क्वेश्चन आता ही आता है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए। बिल्कुल, सोनल कत्या जी, मयंक यदुवंशी जी, साधना देवी जी, सबका सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, रबी की फसल इसमें से कौन है बताइए। रबी की फसल, कपास देखेंगे आपका खरीफ की फसल है, मक्का भी और अरहर भी, ये सब क्या है, खरीफ की फसल। सरसों आपका क्या है, सरसों देखेंगे गेहूं के साथ बोया जाता है, समानांतर फसल बोलते हैं इसको। ये क्या है आपका, रबी की फसल। कौन से महीने में बोआई होती है इसकी, अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, वीट, चना, मटर, सरसों, ये सब क्या है, रबी की फसल। बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को। खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल क्या नहीं है इसमें, आप देखेंगे मूंगफली, मक्का, मसूर या धान, बताइए इसमें से कौन सा खरीफ का फसल नहीं है बताइए। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 689, सॉरी 81, बताइए कितना समय बचा है। अभी आधे घंटे आप लोगों के पास बचा है, तेजी से हम लोग कवर करेंगे। प्रिंस उपाध्याय, गुड आफ्टरनून। आंसर बताइए प्रिंस जी, इसका आंसर बताइए 681 का। अभी क्वेश्चन आपके काफी सारे बचे हुए हैं, लगभग 50 क्वेश्चन अभी आपके बचे हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे मक्का, मसूर, धान, ये क्या है आपका, रबी की फसल है। मूंगफली आपका क्या है, नकदी फसल है, नकदी फसल, ठीक है। किसका है, क्वेश्चन नंबर 681। सॉरी, यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, मसूर को, मसूर आपका क्या होगा, खरीफ की फसल नहीं है, बाकी ये सब खरीफ की फसल है। मूंगफली ये आपका, मक्का और धान, ठीक। इसको आप नोट कर लेंगे, मसूर होगा। मसूर आपका क्या है, रबी का फसल है, रबी का फसल, ओके, ठीक है। बिल्कुल जस्सी जी, बिल्कुल अभी आप जो है अभी को उपस्थित हुए हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं आज आप। बिल्कुल सही, गुड आफ्टरनून नित्या कुमारी जी। रबी की फसल नहीं है, बताइए इसमें कौन सी रबी की फसल नहीं है। गाजर, मूली, मटर, आप देखेंगे ये सब क्या है, रबी की फसल है। और भिंडी आपका क्या है, रबी की फसल नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, भिंडी ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल जी सर। इसकी भी तो बुआई होती है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सोनाली मिश्रा जी। अगला क्वेश्चन, फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। इसमें ज्वार, धान, मक्का, गेहूं, बताइए इसमें कौन सा है, बेमेल बताइए। अब देखेंगे गेहूं इसमें क्या है, बेमेल है, बाकी ये सब खरीफ की है। गेहूं क्या है, गेहूं आपका रबी का फसल है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसको बताइए, 684 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 684 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, 84 बताइए, 84 नंबर। नंबर डाल दीजिए आप लोग, आंसर के साथ नंबर डालिए, कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप लोग। गेहूं, प्रिंस उपाध्याय जी सही बता रही हैं आप, जैसे गेहूं रबी, बिल्कुल 600। बिल्कुल विशेष ठाकुर जी, कमेंट लेट पहुंच रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कमेंट आपका लोगों का लेट थोड़ा पहुंच रहा है, ठीक है।
इसलिए समय से मिल नहीं रहा है। बताइए आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन आपका है 684, गेहूं की उच्च खेती के लिए कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। सबको पता है कि गेहूं जब बोई जाती है तो अक्टूबर नवंबर का समय होता है। उस समय तापमान क्या होता है, कम होता है ना, मध्यम तापमान होता है, शरद ऋतु होती है ना, काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम होता है, तापमान कम होता है, बारिश लगभग समाप्त होती है, मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, वापस होने लगती है उत्तर भारत से, तो मध्यम वर्षा, वर्षा जो है कम होती है, तो मध्यम बारिश और मध्यम ताप की आवश्यकता पड़ती है गेहूं की अच्छी खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। आप देखेंगे गन्ना क्या है, नकदी फसल है, कपास भी नकदी फसल है, जूट भी नकदी फसल है, गेहूं आपका नकदी फसल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, डी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत में किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के, ये आप देखेंगे काफी पुराना क्वेश्चन है, 1998 का क्वेश्चन है, 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस में। तो उस समय आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने क्या किया था, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि गेहूं की फसल जो है कम होगी तो उस समय वहां से आयात किया जाएगा, उत्पादन कम होगा तो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रम तीन बड़े गेहूं उत्पादन राज्यों के दृष्टि से सही है। गेहूं उत्पादन क्रम में आपको पता होना चाहिए, तीन राज्य सबसे ज्यादा फेमस है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, और यही इनका क्रम भी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, ये इनका क्या है क्रम है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया जस्सी जी सही बता रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है, माही सुगंधा ये प्रजाति किसकी है। माही सुगंधा बताइए, माही सुगंधा, माही सुगंधा टॉप 3 आंसर्स लिए जाएंगे इसमें। माही सुगंधा किसकी प्रजाति है, आंसर बताइए। माही सुगंधा किसकी प्रजाति है, माही सुगंधा आप देखेंगे किसकी, धान की प्रजाति है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिल्कुल ए जिसका भी सही है, ए सही है, बिल्कुल जस्सी जी सही बता रहे हैं। 88 नंबर क्वेश्चन ए सही होगा इसका, 88। आप लोग काफी पिछड़े हैं, काफी पिछड़ गए हैं आप लोग, सही आंसर दीजिए, पीछे चल रहे हैं आप लोग, तेजी से आइए। 84, 84, 84, 84 देख लेते हैं। निम्न ताप निम्न वर्षा, गलत बता रहे हैं आप, देखें मध्यम ताप और मध्यम वर्षा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन, 84 में आप देखेंगे मध्यम ताप और मध्यम वर्षा की जरूरत होती है, गलत बता रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, बताइए। किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, बताइए। गौरव चक्रा जी ए बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं आप। गेहूं और गन्ना में, गेहूं और गन्ना के उत्पादन में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। लेकिन अभी आप लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग गन्ना के उत्पादन में सबसे प्रथम जो है कौन आ गया है, महाराष्ट्र आ गया है। एक नया लेटेस्ट डाटा आप लोग याद कर लीजिए, बिल्कुल। बिल्कुल सिलेबस हम लोग कर रहे हैं पूरा, ए टू जेड कवर किया जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी टॉपिक वाइज कवर किया जाएगा। अगर इस सेशन का फुल उपयोग करना चाहते हैं, पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो पहले पढ़ कर आइए। और अगर आप लोग चाहेंगे कि पढ़ कर आए, तो अगर आप यहाँ पे आप लोगों की इच्छा होगी तो क्या कराएंगे, हम आपको टॉपिक पहले से प्रोवाइड करा देंगे पढ़ने के लिए, फिर आप पढ़ के आइए, फिर उस पर आंसर दीजिए। तो टॉपिक अगर आप लोग कहेंगे तो टॉपिक पहले से बता दिया जाएगा कि वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो गेहूं और गन्ना में जो है यूपी का स्थान नंबर 1 है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं और गन्ना में। लेकिन लेटेस्ट डेटा में देखेंगे गन्ना में उत्पादन में महाराष्ट्र जो है ऊपर हो गया। लेकिन चीनी की बात करें तो चीनी में यूपी से महाराष्ट्र 2021-22 में ज़्यादा हो गया था, बट 23 में आप देखेंगे फिर से यूपी नंबर 1 हो गया है। तो चीनी उत्पादन में यूपी नंबर 1 पे रहेगा हमेशा। अभी यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में चीनी मिलें ज़्यादा हैं, 246 चीनी मिलें हैं वहाँ पे, 214 एक्टिवेट है मतलब चल रही हैं। लेकिन 157 चीनी मिलें आपको देखने को मिलेगी सिर्फ यूपी में, और उसमें से भी 114 और 115 परिचालित है, बाकी जो है बंद पड़ी हुई हैं। सर ज्योग्राफी कब होगा, इंडियन एंड वर्ल्ड चल रहा है आपका ज्योग्राफी। अब देखेंगे 2-3 में दिन लगेगा, इंडियन हम लोगों का समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल।
मिल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में 246 चीनी मिलें आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बुक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स नहीं है, आप यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर इतना ही आपको काफ़ी काम कर देगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक लगभग नहीं छूट रहा है, सब आपसे यहाँ पे कवर करा ले रहे हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। गेहूं और गन्ना, ठीक है। गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा यानी जीन म्यूटेसिस जिसे कहते हैं ना, उसमें चेंज कराया गया, उनके जीन में परिवर्तन करके उसको नया एक प्रजाति विकसित किया गया। क्या बोलते हैं उसको? सोनारा 64। उसका नाम क्या है? सोनारा 64। बी इसका आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल मुस्कान वर्मा जी, बिल्कुल। जुफरी जाफरी जी। अगला क्वेश्चन, गेहूं में बौनेपन का जीन कौन है? नोरिन 10। आपको पता है नोरिन 10 क्या है? गेहूं में बौनेपन का जीन है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, मैक्रोनी गेहूं सबसे अधिक उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? आप देखेंगे गेहूं की एक प्रजाति है जो गेहूं और राई को मिक्स करके बनाई गई है ना, उसको हम ट्रिटिकल गेहूं कहते हैं, मैक्रोनी प्रजाति कहते हैं। ठीक है, वो कौन से परिस्थितियों के लिए उचित उचित होती हैं? असिंचित परिस्थितियों में, जहाँ पे बारिश नहीं होती है, जहाँ पे सूखा वाले रीजन में आप जो है देखेंगे मैक्रोनी गेहूं जो है काफी फेमस है। अगला क्वेश्चन है, राज 377 एक प्रजाति किसकी है बताइए? राज 377 आप देखेंगे किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है। ठीक है, उच्च उत्पादन के लिए फेमस प्रजाति है। अगला क्वेश्चन आपका, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसकी? पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है? सिंधु गंगा, सिंधु गंगा आप देखेंगे। माही सुगंधा, माही सुगंधा में कंफ्यूज मत होइएगा, वो किसकी है? धान की। यहाँ पे सिंधु गंगा है तो किसकी है? ए, गेहूं की। हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे, फैक्चुअल डाटा है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, यूपी 308 किसकी प्रजाति? यूपी 308। यूपी 308 देखिए एक टेक्निक है, ज़्यादातर जो महिलाओं के नाम से जो है नाम रखा गया है प्रजाति का, वो धान का होता है। जैसे जया हो गया ना, माही हो गया, सुगंधा हो गया, माही सुगंधा, तो ये सब जो है धान की प्रजाति है। और जैसे कल्याण सोना हो गया, सोनालिका हो गया, सोनालिका हालांकि गेहूं की प्रजाति है ना। तो कल्याण सोना हो गया, राज हो गया, ये सब क्या है? गेहूं की प्रजाति है। यूपी 308 किसकी है? गेहूं की प्रजाति है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, 2007, 8 और 8, 9, 10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन क्या हुआ है? गेहूं का उत्पादन तो आप देख रहे हैं निरंतर बढ़ रहा है, कमी होने का चांस ही नहीं कोई। तो इसमें ऑप्शन कॉमन सेंस से लगा देंगे, बी। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा है गेहूं की फसल का रोग है? गेहूं के फसल का, ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट या रस्ट? बताइए, इसमें से आंसर बताइए। गेहूं के फसल का रोग, गेहूं की फसल का रोग बताइए। आप देखेंगे रस्ट क्या है? गेहूं के फसल का रोग है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, कल्याण सोना, कल्याण सोना किसकी एक किस्म है? बताइए। बड़ा है, बिल्कुल। सोनल कात्या जी, ओमरती जी, मिस्टर उपासना जी, मिस उपान मिस्टर आपने लगाया है और नाम आपका लड़कियों का है। वंदना साहनी जी, मावती सिंह, सोनल जी, प्रिंसी उपाध्याय जी, क्या हो गया आपको? ए, किसका आंसर दिया जा रहा है पता नहीं। आंसर के साथ अपना क्वेश्चन भी आप लोग मेंशन कीजिए प्लीज। तो आप देखेंगे कल्याण सोना किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है। ठीक है, गेहूं की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। आप देखेंगे कौन सा इसमें से हो जाएगा? अर्जुन और सोनालिका, अर्जुन और सोनालिका, ये क्या है? उच्च पैदावार वाली किस्म है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 4, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अभी तो ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर भी बताइए, तब समझ में आएगा किसका सही है किसका गलत। 98 का सी बता रहे हैं अर्चना कुमारी जी, वंदना साहनी जी सी बता रही हैं। आप लोग 99 पे आइए। पहला आंसर आया है 1 और 3 मुस्कान वर्मा जी का, 1 और 3 अर्जुन और पद्मा। सोनालिका इसमें कहाँ है?
इसमें 4 नहीं है, काट ही दीजिए उसको। ठीक है, 103, 103। कौन सा आंसर सही है, अर्जुन और सोनालिका? 1 और 4 इसका सही हो जाएगा। ये आपका जो है अधिक पैदावार वाली किस्म है। ठीक है, अधिक पैदावार वाली किस्म। सबकी पसंद। क्या हो गया प्रिंस जी आपको? अच्छा अच्छा, लिखने में मिस्टेक हो गया था मुस्कान जी, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है। यानी कि गेहूं के साथ अगर दूसरा कोई एक फसल उगाया जाए तो उसमें कौन सी अरहर की किस्म होगी? आप देखेंगे ऑप्शन सी यूपीएस, यूपीएएस 120। गेहूं के साथ दो फसली के बनाने के लिए ये सबसे उत्तम किस्म की जो है फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है, यूपी, है ना? ये तो सही है, आपको पता है, सही है स्टेटमेंट। दूसरा, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। बिल्कुल सही बात है, धान गेहूं है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, ये भी सही है आपका। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने वाली अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। तो आपका ये क्या सही हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। धान गेहूं नहीं है, गेहूं है सिर्फ। यहाँ पे आपको ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें सही होगा। ठीक है, 1, 2, 3, सॉरी। यहाँ पे ये क्रांतिक अवस्था वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये आपका गलत है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने वाले समय जो होगा वो सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था नहीं होती है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? गुड बाय। मेरे मोबाइल बैटरी कम हो गई, क्वेश्चन बाकी हैं। 10 मिनट और आप लोग रुक जाइए, 10 मिनट, ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन हो ही गए हैं लगभग कंप्लीट। कितने टाइम बचे हुए? 10 मिनट और बचा हुआ है। जो भी जाफरी जी उसको चार्ज कर लीजिए, है ना, चार्ज करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल क्या है भैया? ये दो बीजों के दो के बीच का संकर है, क्रॉस है, हाइब्रिड बीज है। किसके बीच का? मैंने अभी अभी बात किया, गेहूं और राई के बीच का ट्रिटिकल एक क्या है? संकर, क्रॉस प्रजाति है, हाइब्रिड प्रजाति की जो है बीज है। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल 1 महीने में पूरा सिलेबस कवर किया जा सकता है अगर अच्छे से मेहनत किया जाए तो। अनुराधा जी, अगर आप पूरा यहाँ सेशन जितने भी चल रहे हैं इसको लेते हुए, खुद से पढ़ते हुए अगर आप कवर करना चाहें, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। 1 महीने में पूरा सिलेबस कवर किया जा सकता है, बिल्कुल आराम से किया जा सकता है अगर दिन रात पढ़ने को आप तैयार हैं तो। करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट किसकी है? गेहूं की। गेहूं की एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इंडिया इंडिया जी, वंदना सहानी जी, सबका सही है। अगला क्वेश्चन, खरीफ की फसलों की बात होगी यहाँ पे। धान की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है बताइए? 604 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। धान की उत्पत्ति कहाँ हुई है? धान की उत्पत्ति कहाँ हुई है? आंसर बताइए, धान की उत्पत्ति कहाँ हुई है? इसका आंसर बताइए आप लोग। शालिनी पांडे जी पूछ रही हैं मैराथन क्लास काफ़ी है। मैराथन क्लास के पीछे का बैकग्राउंड भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आपका, आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसका प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप खुद से भी पढ़कर आप आएंगे तब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और साथ ही साथ इतना भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन को, लगभग 50 से 60% क्वेश्चन आपसे सॉल्व करने में मदद कर सकता है। लेकिन उसके बाद का जो काम है ना,
वो आपको खुद से करना है, खुद से बुक से पढ़ना है ना। या तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई गई हैं, जो यहाँ पे छूट गई हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। या तो खुद से बुक से पढ़िए, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। आप देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया, धान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी सबसे पहले? दक्षिण पूर्व एशिया में, आप देखेंगे। ओके सर, आज मेरी पहली क्लास है और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, आपकी सीरीज से प्री क्लियर हो जाएगा क्या सर? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का जेन्युइन क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पढ़ा है और सिर्फ मैराथन सीरीज से आपका क्लियर होगा कि नहीं। देखिए, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लगा कि इससे क्लियर हो जाएगा, लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि 60 से 70% क्वेश्चन, 50 से 70% क्वेश्चन इससे रिपीट होगा, ये क्वेश्चन इससे रिपीट होगा, ठीक है। तो ठीक है, उसके ऊपर की तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी, बुक से करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं जियोग्राफी से, तो आप एक बुक ले सकते हैं, या तो आप महेश बनवाल की बुक ले सकते हैं, या पेरियार की बुक होती है, उसमें फैक्चुअल डाटा होती है, आप उस वहाँ ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, सविंदर सिंह वगैरह की लेने की ज़रूरत नहीं है, यूपी पीसीएस में इससे काम हो जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, 11th 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है सीधे सीधे। तो आप देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया जो है खरीफ की फसलों के लिए फेमस, मतलब उसकी उत्पत्ति है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन, खरीफ की फसल इसमें से कौन है? खरीफ की फसल बताइए। कपास, मूंगफली, धान और गेहूं। आप देखेंगे गेहूं रबी की फसल है, तो चार जिसमें है उसको काटिए, आंसर आ गया आपका। ऑप्शन क्या होगा? सी। तो कपास, मूंगफली और धान क्या है? खरीफ की फसल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु, यानी कि उस समय की जलवायु कैसी होनी चाहिए? क्या 100 सेमी से ऊपर वर्षा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप? बताइए। चावल की खेती कौन से महीने में की जाती है? वंदना सहानी जी, बुक भी बता दीजिए। बताया मैंने, अभी अभी बताया आपको, है ना। एनसीईआरटी की 11th 12th की ज्योग्राफी की बुक आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। काफ़ी पतली है, आराम से आप चाहें तो 4-5 दिन में आपका पूरा कवर हो जाएगा ना। 4-5 दिन बहुत है उसके। साथ ही साथ अगर आपको एडिशनल बुक कुछ लेना है तो महेश बनवाल की बुक आती है, वो ले सकते हैं, या परीक्षावाड़ी की बुक आती है, इन दोनों में से कोई ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं ले सकते तो एक क्विक बुक आती है दृष्टि के ज्योग्राफी का, वो ले सकते हैं, उसमें भी काफ़ी फैक्चुअल डाटा अच्छा खासा रहता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं, सिंगल, तीनों नहीं लेना है, एक लेना है। 100 सेमी से ऊपर वर्षा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान, ये आपका किसके लिए इंपॉर्टेंट है? चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु। ए। मानसी, मुस्कान, अंश, दिव्या, आपका गलत है दिव्या जी, बाकी सभी लोगों का यहाँ पे देख रहे हैं। राहुल वर्मा जी, सबका सही है। राहुल वर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपका, आप आए फिर से। भारत में प्रमुख खाद्यान्न है, बताइए। खाद्यान्न, कौन सा खाद्यान्न प्रमुख है? आपको पता है? चावल। चावल एक बहुत प्रमुख खाद्यान्न है भारत में। चावल आप देखेंगे सबके भोजन में लगभग उपलब्ध रहता है, दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पूर्वी भारत हो, या पश्चिमी भारत हो, हर जगह चावल जो है खेती के प्रमुख रूप से है, ठीक है। 5 मिनट सेशन के और बचे हुए हैं, हम तेजी से सेशन को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? अभी हम लोगों ने बात किया क्या? चावल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन, तेजी से आंसर देंगे आप लोग अब, ठीक है। तेजी से आंसर देंगे। भारत में कौन सी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सर्वाधिक क्षेत्रफल आप देखेंगे, धान, धान की खेती पश्चिम बंगाल से लेके उत्तर प्रदेश से लेके आप देखेंगे, हाँ, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हर रीजन में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन, भारत में चावल की खेती सर्वाधिक क्षेत्र, अ, यहाँ पे चावल की खेती किसमें सबसे ज़्यादा है? आप देखेंगे उत्तर प्रदेश वाले, हमारे पश्चिम बंगाल वाले रीजन में आपको सबसे ज़्यादा उसका क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा। अच्छा, मुस्कान वर्मा जी, आपको बहुत पसंद है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। राइस बहुत से लोगों का फेवरेट भोजन है, आप देखेंगे। उड़ीसा में तो आप देखेंगे चावल दिन रात खाया जाता है, दिन रात दोनों में, उड़ीसा वाले रीजन में, पश्चिम बंगाल वाले रीजन में भी। चावल के कटोरे का क्षेत्र कौन सा है बताइए? आप देखेंगे कौन सा क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है उसको चावल के कटोरे का क्षेत्र बोला जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, धान की उत्पादकता कहाँ सर्वाधिक है? आपको पता है कहाँ पे? पंजाब, पंजाब वाले रीजन में देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? धान की उत्पादकता देखेंगे सबसे ज्यादा कहाँ है इसमें, बताइए। 712 नंबर क्वेश्चन, बताइए।
उत्पादकता की बात हो रही है, उत्पादन नहीं, उत्पादकता सबसे ज्यादा मतलब कम रीजन में ज्यादा फसल, पंजाब आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी चावल की किस्म नहीं है? आप देखेंगे हंसा, जया, ज्वाला और पद्मा, है ना, इसमें कौन सी है बताइए? 613 नंबर क्वेश्चन, 613, बिल्कुल बी बी बी। आप देखेंगे ज्वाला, ज्वाला इसका जो है नहीं है, बाकी तीनों ये किसकी है? चावल की किस्म है, चावल की। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, जया, पद्मा, कृष्णा, लिंगुन धान्य की उन्नत किस्में हैं किसकी? बताइए। धान की अपन बात की थी हमने, जया, पद्मा और कृष्णा किसकी किस्में हैं? धान की। अगला क्वेश्चन है आपका, अमन, धान उगाया जाता है कौन से महीने में? आप देखेंगे धान का रोपने का समय कौन सा समय होता है? जून और जुलाई, जब में बारिश होती है उत्तर भारत में, मानसून आ जाता है उस समय धान की फसल उगाई जाती है, जून जुलाई वाले समय में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग यहीं पर क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, 715। ठीक है, सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अभी आप लोग 2 मिनट में जुड़ जाएंगे, अमित सर के क्लास स्टार्ट होने वाले, कहीं नहीं जाएंगे आप लोग। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग सभी अपना मार्क्स जरूर बताइएगा कमेंट में, आपको सेशन कैसा लगा, बिल्कुल अपना उसमें रिप्लाई जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, आज के सेशन के लिए धन्यवाद।